एक मॉडर्न शहर में जहां अजीब टेक प्रॉब्लम्स हैं, एक आदमी होश में आया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा अनोखी फिजिकल पावर थी। फ्यूचर से आई एक एडवांस्ड मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उसके अंदर से बात करने लगी। आदमी को लगा कि उसे गलती से साइबॉर्ग बना दिया गया है। कोई और रास्ता ना मिलने पर उसने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है और वो इस जमाने में क्यों आया है। लेकिन अब हम सीधे मेन इवेंट्स पर चलते हैं। कहानी एक बड़े भरे हुए शहर में शुरू होती है। पास के ट्रैफिक सिग्नल के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खराब होने लगे। अचानक रोड पर प्रोटैगनिस्ट होश में आया और हैरानी से अपनी बॉडी देखने लगा। वो सोच रहा था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। उसने मुड़कर देखा और गुजर रही बस के साइड मिरर में अपना चेहरा देखा। उसने ध्यान से खुद को देखा, अपनी पहचान या नाम याद करने की कोशिश की, जब तक उसकी बाजू पर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स का एक एम्ब्लम उसे दिखा। उस फिगर ने अपना हाथ घुमाया, कंफर्म किया कि उसने एक तरह की टैक्टिकल मिलिट्री गियर पहनी हुई थी। उसे अभी भी अपना नाम, मकसद या वो कहाँ है कुछ याद नहीं था, जब तक ठीक उसके बगल में परेशानी की एक आवाज आई। प्रोटैगनिस्ट घूम गया, एंगेज करने के लिए रेडी हुआ और जोर से पास के एक पेड़ को मारा जो उसकी पूरी ताकत से टूट गया। डर कर पंछी शार्प आवाज करते हुए उड़ गए। कॉन्ग, प्रोटैगनिस्ट, उस ताकत को देखकर दंग रह गया जिसने पेड़ को तोड़ दिया था। प्रोटैगनिस्ट ने आवाज सुनते ही प्योर रिफ्लेक्स से रिएक्ट किया। तुरंत पूछने लगा कि ये इतनी इनक्रेडिबल फिजिकल कैपेबिलिटी कहां से आई है। लेकिन अंदर की आवाज ने एजेंट को ग्रीट किया। इस एंटिटी ने खुद को ऑक्सिलरी कॉम्बैट सिस्टम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, जो उसकी फिजिकल फॉर्म में सर्जिकली इम्प्लांट की गई थी। कॉन्ग ने इस बात को दोहराया कि उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम है और तुरंत उनके जियोग्राफिकल पोजीशन और साल ईयर के बारे में पूछा। एआई ने कैलकुलेट किया कि लोकल एडवर्टाइजमेंट से मिली विजुअल डाटा के मुताबिक वो अभी सोल में है, 2024 में। क्योंकि एआई खुद 2082 में एक मिलिट्री मॉडल के रूप में डिजाइन की गई थी, सिस्टम ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर से बैकवर्ड इन टाइम ट्रैवल करके आया है। एआई ने यह भी बताया कि उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी बैंक्स भी साफ हो चुकी हैं, जिस वजह से सारा ऑपरेशनल डाटा खो गया है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की तरह। तभी उनके ऑपोजिट एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर नॉर्मली अपनी व्हीकल चला रहा था जब उसने मैल फंक्शनिंग ट्रैफिक लाइट देखी और इमरजेंसी स्टॉप करने की कोशिश की। उसकी कोशिश फेल हो गई और वो भारी माल ढोने वाला व्हीकल तेजी से इधर उधर घूमने लगा। सिस्टम ने तुरंत एडवाइजरी जारी की, आने वाले वेहिकुलर कोलिजन रिस्क को डिटेक्ट किया और कॉन्ग को तेजी से आती हुई चीज से बचने का निर्देश दिया। बदकिस्मती से ट्रक एक सेफ्टी बैरियर से टकराया, जिससे एक मेटल स्टेक सीधा उसकी तरफ उछल गई। कॉन्ग सिर्फ इंस्टिंक्चुअल मूवमेंट की वजह से प्रोजेक्टाइल से बच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि आसपास के लोग चिल्ला रहे थे कि एक सिटीजन को वो मेटालिक रॉड पीठ में लग गई है। आवाजें उठी, लोग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को बुलाने के लिए कह रहे थे और सिस्टम ने एक घायल नॉन कम्बैटेंट की नोटिफिकेशन कंफर्म की। कॉन्ग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने लाल और नीले रंग के ओवरलेड डायग्नोस्टिक इंटरफेसेस को देखा। उसने बोला कि इस विजुअलाइजेशन ने उसे आसानी से डॉज करने दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि एक निर्दोष इंसान अगले 5 मिनट में मर सकता है। उसने जोर दिया कि पैरामेडिक्स के आने का वक्त काफी नहीं होगा। एआई ने जवाब दिया कि सिस्टम के पास नेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि खान को सर्जिकल नॉलेज नहीं था, एआई ने अपनी कॉम्पिटेंस कंफर्म की, लेकिन उनका पहला जरूरी काम था शिकार की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना। उसने घायल फिगर को देखा, मान लिया कि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, लेकिन नजदीक के वक्त की कमी को देखते हुए घायल व्यक्ति की जान बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। घायल व्यक्ति की तरफ दौड़ते हुए कॉन्ग ने पेट के घाव का एनालिसिस किया, जो एम्बेडेड स्टेक की वजह से हुआ था। उसने इसे सिवियर पेनिट्रेशन क्लासिफाई किया और इंक्वायर किया कि क्या सिस्टम जरूरी इंटरवेंशन कर सकता है। एआई ने बताया कि ऑपरेशन सिर्फ सूचर थ्रेड, एक सर्जिकल नीडल, एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने जरूरी सामान की लिस्ट दोहराई, शंका व्यक्त की कि इतने कम सामान से ऑपरेशन कैसे हो सकता है। पास के एक सिविलियन ने चिंता जताई कि क्या कॉन्ग रूडिमेंट्री फर्स्ट एड देने के लिए भी क्वालिफाइड है। अंदर ही अंदर प्रोटैगनिस्ट एआई पर भरोसा करने के विचार से जूझ रहा था। मन ही मन जरूरी सामान की लिस्ट दोहराई। तब उस बाइस्कैंडर ने चिल्लाकर अपील की, जोर देकर कहा कि जिसके पास ये सामान हो वो तुरंत मदद करे।
जैसे ही जरूरी चीजें इकट्ठी की गईं, आसपास के लोग जोर से स्पेक्युलेट करने लगे कि ये अजनबी कौन है और उसकी मेडिकल क्रेडेंशियल्स क्या है। उन्होंने डर जाहिर किया कि अगर ये प्रोसीजर सिर्फ इतने रूडिमेंट्री सप्लाईज का उपयोग करके किया गया तो पेशेंट को सेप्टिक शॉक और मौत हो सकती है। के ने धीरे से एआई को बताया कि भले ही इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए हैं, वो शुरू करने में हेजिटेट कर रहा है। सिस्टम ने जवाब दिया कि अगर वो टेम्पररी फिजिकल कमांड की ऑथराइजेशन दे तो एआई उसके हाथों के मूवमेंट्स को मैनेज कर सकता है। सिस्टम की नेचर के बारे में उसकी गहराई से क्यूरियोसिटी के बावजूद वक्त ने आगे जांच करने की अनुमति नहीं दी। नतीजे के तौर पर टेम्पररी कमांड ऑथराइजेशन जारी कर दी गई। फिगर के हाथों में हल्की नीली चमक आने लगी और उन्होंने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। स्टेक पेट के अंदर से निकाल दी गई और कॉन्ग की उंगलियों ने सर्जिकल नीडल को स्किलफुली मैनिपुलेट किया। उसकी मूवमेंट बहुत तेज और एक्यूरेट थी। एआई इंटरफेस ने उसे अलर्ट किया कि शिकार का फोरकास्टेड हीमोडायनामिक डिप्लीशन सेफ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया है, जिससे बचने की प्रोबेबिलिटी तेजी से गिर रही है। के ने सिचुएशन की सिवेरिटी पर गौर किया और सोचा कि क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम सच में इस आदमी को बचाने की कैपेसिटी रखता है। कीक उस वक्त तक जब उसने अपने हाथ को रुकते हुए नहीं देखा। तुरंत उसके बाद शिकार का खून बाहर निकल पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने उस छींटे पर अपनी निगाह जमाई, ये रियलाइज किया कि अब वो गंभीर मुश्किल में है। मेडिकल फैसिलिटी पहुंचने पर हॉस्पिटल स्टाफ ने पेशेंट के क्रिटिकल ब्लीडिंग की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसके लिए तुरंत सर्जिकल प्रिपरेशन की जरूरत थी। एक सर्जन उसके बाद बाहर आया, गहरी सांस लेते हुए। उसके साथ के सबॉर्डिनेट ने पूछा कि क्या प्रोसीजर खत्म हो गया। डॉक्टर ने पेशेंट के बचने की कंफर्म किया। कलीग ने बधाई दी और पूछा कि क्या चोट उतनी ही बुरी थी जितनी शुरू में लगी थी। सर्जन ने असेसमेंट को नकार दिया, फिर भी उसने गहराई से हैरानी व्यक्त की जब उसने रियलाइज किया कि अगर खून को वहीं ना रोका गया होता तो वो व्यक्ति ईएमएस ट्रांसपोर्ट से पहले ही मर चुका होता। हालांकि काफी खून बह चुका था, ज्यादातर को ट्रांसफ्यूजन से कंट्रोल कर लिया गया था। असिस्टेंट ने तब डॉक्टर से उसकी चिंता का कारण पूछा। फिजिशियन ने समझाया कि पेशेंट को सूचर्स लगे हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ, और ये स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड थ्रेड का यूज करके किया गया था। अजीब बात यह थी कि स्टिचिंग पैटर्न पूरी तरह से एक जैसा था, जैसे किसी ऑटोमेटेड मशीनरी का आउटपुट हो। असिस्टेंट ने इस विचार को बेहुदा माना, जिसके बाद डॉक्टर ने खुद माना कि उसे एविडेंस पर शक था, जब तक एक व्यक्ति उनकी डिस्कशन को बीच में रोककर नहीं आया। खुद को डिटेक्टिव पाक क्योंग बताते हुए नए आए व्यक्ति ने पेशेंट की स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर ने स्टेबिलिटी की पुष्टि की, लेकिन तुरंत क्योंग से सवाल किया कि क्या खुले सड़क पर इमरजेंसी सर्जरी होने की अफवाहें सही थी। क्योंग ने अपनी खुद की हैरानी मानी। उसने आगे बताया कि सिविलियन ने एक नाइफ मांगा था, लेकिन आखिर में एक यूटिलिटी बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया। ये डिटेल मेडिकल स्टाफ को बहुत परेशान कर रही थी। क्योंग ने पूछा कि क्या ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स था। सर्जन ने कंफर्म किया कि था, कहा कि ऐसी प्रिसिजन सड़क पर हासिल करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। उसने इलैबोरेट किया कि ह्यूमन टिश्यू को एक सिंपल बॉक्स कटर का उपयोग करके इतनी प्रिसिजन के साथ काटा नहीं जा सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति ने एक साधारण सिलाई किट नीडल को मोड़कर मॉडिफाई कर दिया था। डिटेक्टिव क्योंग ने कंफर्म किया कि आदमी इंटरवेंशन के तुरंत बाद साइट से चला गया था। शहर के दूसरे कोने में एक पब्लिक रेस्टरूम के अंदर के अपने हाथ साफ कर रहा था। उसने बोला कि उसने सोचा था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ने समय से पहले काम करना बंद कर दिया। रोबोट ने काउंटर किया कि पॉज सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस पर बेस्ड थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एमनीशिया के बारे में डिटेल्स मांगे, जिससे सिस्टम ने कंफर्म किया कि ये एक हार्ड रीसेट का नतीजा था। तब के ने यह तय करने की कोशिश की कि क्या एआई को उसकी आइडेंटिटी पता है, जिसे उसने मना कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने एंटिटी को एक नाम देने का डिसाइड किया और पूछा कि वो खुद को क्या बुलाता है। एआई ने बताया कि उसका डेजिग्नेशन इम्प्लांटेड कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट है। उस नौजवान ने इतना बड़ा नाम छोटा करके जॉन जियान रख दिया और बोला कि अब से रोबोट की यही पहचान होगी। जब के ने चुप रहने का कारण पूछा तो एआई ने बताया कि उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल अब जॉन जियान पर अपडेट हो गया है और उसने पूछा कि क्या वो इसे बदलना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने एक और नाम दिया, ब्लैक फायर ड्रैगन, जिसे जी ने तुरंत मना कर दिया। कॉन्ग ने उसके कपड़ों पर बने अर्थ यूनियन के इंसिग्निया की तरफ ध्यान दिलाया, जिसे जॉन ने कंफर्म किया कि वो एक खास मिलिट्री आउटफिट को दर्शाता है। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वो एमनीशिया से पीड़ित एक ऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो 2082 का है और वो अभी 2024 में है। ये एक टेम्पोरल पैराडॉक्स था, लेकिन जॉन के पास इस गलती को समझाने के लिए कोई डेटा नहीं था।
बाहरी नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंच रोक दी गई थी क्योंकि डेटा अंदर और बाहर जाने पर सख्त रोक लगी हुई थी। कॉन्ग ने पूछा कि डेटा कैसे मिलता है। जॉन ने समझाया कि इनपुट होस्ट की सेंसरी परसेप्शन से होता है और ये यहाँ तक कि एहसासों को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे खाए गए खाने का स्वाद। आउटपुट होस्ट की फिजिकल बॉडी और आवाज का इस्तेमाल करके होता था, लेकिन सिर्फ जरूरी वक्त पर सपोर्ट देने के लिए। एआई ने काम करने की रिस्ट्रिक्शंस भी बताई, जैसे वो टारगेटिंग एक्यूरेसी तो ठीक कर सकता था पर खुद से ऑफेंसिव एक्शन शुरू नहीं कर सकता था। कॉन्ग ने इसको ऐसे समेटा कि एआई सिर्फ एक कॉम्बैट एड है और उनका मकसद जानने के लिए उन्हें सीधा फिजिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने दिन का पहला मकसद बनाया, पास के एक इंटरनेट कैफे से जरूरी जानकारी निकालना। भले ही खान की यादाश्त वापस नहीं आई थी, पर जरूरत के हिसाब से पैसे चाहिए थे। उनके पास पैसे नहीं थे, तुरंत कम से कम 10,000 कोरियन वॉन की जरूरत थी। कॉन्ग ने जॉन से पूछा कि क्या वो उसके वोकल कॉर्ड्स गाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर सिस्टम ने कंफर्म किया कि जरूरत पड़ने पर वो मदद कर सकती है। एक दूसरी जगह पर प्रोटैगनिस्ट चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था, हाथ में एक सादा चम्मच पकड़े परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए तैयार। एआई ने सब सेटअप किया था और चम्मच दिया था। कॉन्ग सोच रहा था कि क्या गाना गाना कॉम्बैट में कोई टैक्टिकल एडवांटेज देता है, और जॉन ने जवाब दिया कि ये दोस्तों का मोराल बढ़ाता है। ये ठीक लगा, पर प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उस जगह पर सवाल उठाया कि वो सड़क के उस पार मौजूद रॉक एंसॉम्बल की आवाज और मौजूदगी से टक्कर कैसे लेगा। प्रोटैगनिस्ट ने दूर से ही जगह देखी। जॉन ने दावा किया कि बेहतर एग्जीक्यूशन सभी लोगों को उनके राइवल से दूर ले आएगी। खान मान गया कि नतीजा कुछ भी हो, उस पर लोगों का ध्यान जरूर पड़ेगा। उसने जॉन से बात की, एआई की काबिलियत की तारीफ की, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये म्यूजिकल एंडेवर कामयाब होगा। उसने कहा कि ये सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया। जमीन पर एक झोली वाला डिब्बा, कार्डबोर्ड बॉक्स रखा गया और कॉन्ग ने खुद को थोड़ा ठीक किया। आंखें बंद करके उसने एकदम सही धुन में गाना शुरू किया। नौजवान ने तुरंत भीड़ को अपनी तरफ खींच लिया। लोग कमेंट करने लगे कि ये उनका पसंदीदा गाना है या आवाज बहुत अच्छी है। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या ये ड्रामेटिक एक्सप्रेसिव हार्ट फिस्ट पोज बनाना सच में जरूरी है, और जॉन ने कंफर्म किया कि ऑडियंस से बेहतर इंटरैक्शन करना बहुत जरूरी है। देखने वाले उस बिना इंस्ट्रूमेंट के गाने वाले के कमाल के टैलेंट पर हैरान थे और उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरे बैंड को छोड़कर पूरा फोकस इस पर करेंगे। रॉक म्यूजिशियंस हैरान थे जब कैंग की मेलोडी ने सबको हिला दिया। एक क्लासिक ट्रेडिशनल कोरियन पीस गाते हुए प्रोटैगनिस्ट को इस तरीके पर शक हो रहा था। ऑडियंस उस सिंगर की पहचान पर बहस कर रही थी, हैरान थे कि वो इतने अलग अलग वोकल पिच में इतनी आसानी से कैसे जा रहा था। उसे इनक्रेडिबल कह रहे थे। उन्होंने देखा कि लिरिक्स रिपीट हो रहे थे क्योंकि ये कॉम्पोजिशन उसने अभी अभी सीखा था। उनके तुरंत के जरूरी खर्चों के लिए काफी फंड्स मिल गए क्योंकि लोगों ने उस डिब्बे में करेंसी डाल दी थी। के ने कामयाबी पर बधाई दी और जल्दी से वहां से निकलने को कहा, और वो तेजी से भाग निकले जब भीड़ एनकोर के लिए चिल्लाने लगी। थोड़ी दूर पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की ये सब देख रही थी। प्रोटैगनिस्ट की कंपेलिंग वोकल्स और स्ट्राइकिंग प्रेजेंटेशन से वो पूरी तरह इंप्रेस थी। ये एडमिरेशन तभी रुकी जब एक पेट्रन ने यूनियो को बताया कि टेबल 15 पर रामेन चाहिए। लड़की ने कंफर्म किया कि वो तुरंत टेबल पर जाएगी, लेकिन उसने कहा कि उसे गाना और सुनने की इच्छा हो रही थी। आगे बढ़ते हुए कॉन्ग ने जॉन गी से कांटेक्ट किया। सोच रहा था कि हो सकता है लोकल साइबर कैफे से अर्थ फेडरेशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाए, लेकिन वो तुरंत सोचने लगा कि अगर उनकी तलाश बेकार निकली तो क्या होगा। जॉन ने जोर दिया कि तुरंत का मकसद है सीमलेस इंटीग्रेशन अचीव करना और सेंट्रल कमांड के साथ जरूरी कम्युनिकेशन चैनल्स बनाना। प्रोटैगनिस्ट को एक बुलेटिन दिखा जिस पर खाली एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस का जिक्र था। रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट में आइडेंटिफिकेशन और सीवी यानी रेज्यूमे शामिल थे और पहले का वर्क एक्सपीरियंस होने पर फायदा मिलता। ये मौका रहने की जगह सिक्योर करने का अच्छा तरीका था, खासकर जब एम्प्लॉयर्स अपने स्टाफ को खाना भी देते थे। जॉन ने कैलकुलेट किया कि अगर एंट्री सक्सेसफुल हो गई तो इंटेलिजेंस एक्वायर करने और मील्स ऑब्टेन करने दोनों मसले हल हो जाएंगे। कॉन्ग सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सोच रहा था कि अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो वो वहीं रहने की परमिशन मांगेगा क्योंकि उसे अकोमोडेशन की जरूरत थी। जॉन ने असर्ट किया कि एक सिक्योर प्लेस ऑफ रेफ्यूज मिलने पर बाकी सारी छोटी ऑब्स्टिकल्स खुद ही ठीक हो जाएंगी। क्रूशियली कॉन्ग के पास अभी भी दूसरे सिविलियन अटायर नहीं थे। सिस्टम रजिस्ट्री ने कंफर्म किया कि उसकी कॉम्बैट फटीग्स में एक स्पेशलाइज्ड कैमोफ्लेज मैकेनिज्म लगा था जो कमीलियन मेमोरी फाइबर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग नई विजुअल आइडेंटिटीज दे सकता था। ये गारमेंट अलग अलग पार्ट्स में बंट सकता था और दूसरे स्टाइल्स में रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने ऊपरी कपड़े से एक स्लीव डिटैच करने का ऑप्शन चुना और ऑल्टरेशन प्रोसेस शुरू किया।
ये मॉडिफिकेशन पूरा होने पर उसने बहुत ही अब्सर्ड ब्राइट रेड रंग का एन्सेम्बल पहना हुआ था। कॉन्ग ने रिमार्क किया कि उसके नए अटायर उन म्यूजिकल ग्रुप्स जैसे लगते हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। फिर उसने जॉन से उसकी साइलेंस का रीजन पूछा। 2 इंडिविजुअल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ रहे थे। इनिशियली वो जोर से कंप्लेन कर रहे थे कि इंसान को थोड़ा रिस्पेक्टेबली प्रेजेंट करना चाहिए, भले ही साइबर कैफे कितना भी पास हो। उनकी क्रिटिक तभी रुक गई जब उन्होंने प्रोटैगनिस्ट को ऊपर देखा और दोनों ही उसके शेयर हिडियसनेस ऑफ वार्डरोब चॉइस को देखकर हैरान रह गए। प्रोटैगनिस्ट ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो पैर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। खन ने उन्हें साइलेंट असेंट करते देखा। उसने समझा कि शायद उन्हें उसके कपड़े पसंद नहीं आए, जिसे जॉन ने कंफर्म किया। नतीजे के तौर पर प्रोटैगनिस्ट ने एक और अटेम्प्ट करने का डिसाइड किया और अपने क्लोथिंग फिर से ट्रांसफॉर्म किए। अब वो ऑर्डिनरी मैनर में ड्रेस था और स्टेप्स पर चढ़ गया। जॉन ने अप्रूव किया, नोट किया कि कैप ऐड करना एक ऑपरेटिव के लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। खन ने साइबर कैफे का डोर नॉब घुमाया और अंदर स्टेप किया। इमीडिएटली कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल स्कैन शुरू किया। उसने रजिस्टर किया कि 96% पेट्रन्स ऑनलाइन गेमिंग में एंगेज थे। उसके सिस्टम ने कंफर्म किया कि लोकल रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स और उनके पेमेंट सिस्टम्स का थरली असेसमेंट किया गया था। साथ ही प्रिपेयर्ड फूड ऑप्शंस की क्वालिटी और ट्रांजिएंट ऑक्यूपेंसी के लिए अवेलेबल स्पेसेस का भी। उसके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये वेन्यू हाईली एडवांटेजियस था। प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर प्लासिड था। लोग इंटरनेट का यूज गेमिंग, वीडियो कंजम्पशन या जनरल ब्राउजिंग के लिए कर रहे थे। प्रोप्राइटर ने करेक्टली इन्फर किया कि प्रोटैगनिस्ट वेकेंट पोजीशन ढूंढ रहा है। उसने एप्लीकेंट की ऑडेसिटी पर सवाल उठाया, पूछा कि क्या वो बिना सीवी और आइडेंटिफिकेशन के आया है। हाउएवर, ओनर ने उसे क्विकली इन्फॉर्म किया कि वो रेज्यूमे ऑन साइट जनरेट कर सकता है। सिर्फ आईडी नेक्स्ट डे चाहिए होगी, क्योंकि रिसेंटली डिपार्टेड स्टाफ मेंबर की जगह अर्जेंटली रिक्वायर्ड थी। ओनर ने प्राइवेटली होप किया कि प्रोटैगनिस्ट में नेसेसरी एप्टीट्यूड हो। उसका असेसमेंट था कि यंग मैन पूरी तरह से अनसूटेबल नहीं था, दो वो काम करने से ज्यादा अनवाइंडिंग में इंटरेस्टेड लग रहा था। उसके अट्रैक्टिव फीचर्स के बावजूद प्रोप्राइटर को सस्पेक्ट था कि उसकी कुलिनरी रेंज सिर्फ इंस्टेंट मील्स प्रिपेयर करने तक लिमिटेड है। उसने एप्लीकेंट पर प्रेस किया, डिमांडिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज एबिलिटी टू ऑपरेट अ फ्राइंग पैन, एम्फसाइज करते हुए कि क्योंकि बिजनेस में फूड सर्विस इन्वॉल्व है, बेसिक प्रिपरेशन स्किल्स एसेंशियल है। जॉन ने बीच में इंटरपोज किया, अनाउंस किया कि उसके पास स्पेशलाइज्ड मिलिट्री किचन टैक्टिकल कुकिंग प्रोफिशिएंसीज है जो सोल्जर कॉमिसरी ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में यूज होती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी कैपेबिलिटी अफर्म की। ओनर ने इमीडिएटली उसे फ्राइड राइस की एक सर्विंग प्रिपेयर करने का टास्क दिया। कॉन्ग प्रेपरेशन एरिया में एंटर हुआ, किचन के एक कॉर्नर को इंस्पेक्ट किया। गिन ने साइमल्टेनियसली इन्वेंट्री किया और रिक्वेस्टेड डिश के लिए हर नेसेसरी कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज किया। कॉन्ग ने इंक्वायर किया कि क्या वो ये टास्क हैंडल कर सकती है, स्ट्रेसिंग द नेसेसिटी ऑफ एक्सीलेंट फ्लेवर, जबकि जैन ने उसके मोटर कंट्रोल तक प्रोविजनल एक्सेस मांगा। ये रिक्वेस्ट ग्रांट करके प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि वो किचन टूल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर खोला गया और इंग्रेडिएंट्स को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करके वर्कस्पेस पर प्लेस किया गया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसकी शारीरिक हरकतें, मूवमेंट्स ऐसे लग रही हैं जैसे वो भूली हुई मसल मेमोरी वापस ला रहा हो। तभी मालिक ने कुकिंग एरिया में कुछ अनोखा होते देखा। वो हैरान था कि प्रोटैगनिस्ट सच में खाना बना रहा है। उसने सोचा था कि ये बस फ्रोजन चावल गर्म करेगा, कच्चे सामान से शुरू नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने बहुत अच्छे से तैयारी की, फ्राइड राइस का हर हिस्सा ध्यान से मैनेज किया। मालिक उसकी रफ्तार स्पीड देखकर दंग रह गया। खान ने तैयार प्लेट पेश की और बताया कि डिश बन गई है। मालिक ने सोचा कि प्रोटैगनिस्ट के हाथ इतनी तेज चल रहे थे कि आंखों से ट्रैक करना मुश्किल था। एफिशिएंसी जरूरी थी, पर अगर स्वाद नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। चिंता हुई कि इतनी तेज कुकिंग से खाना कच्चा रह गया होगा। उसने चम्मच में थोड़ा सा खाना लिया और बोला कि वो इसको टेस्ट करके देखेगा। मालिक ने वो चम्मच खाया और चबाने लगा। कॉन्ग ने मन में पूछा कि क्या स्वाद खराब है। शॉप के मालिक ने चबाना और निगलना खत्म किया, चम्मच नीचे रखा और कहा कि ये तो अनमैनेजेबल है। उसने तुरंत सोजू मांगी। फिर याद आया कि वो तो साइबर कैफे चला रहा है, ना कि अपना पसंदीदा ठेका। तभी यूनियो पास आई, उन्हें अंकल कहकर बुलाया और पूछा कि वो किस बात पर इतना चिल्ला रहे थे। मालिक ने उसे अपनी भतीजी चौनियो से मिलवाया और कहा कि दोनों अच्छे दोस्त बने। चौनियो ने प्रोटैगनिस्ट को पहचान लिया। ये वही था जो अभी बाहर आवाज लगा रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन सोचा कि इसे कैसे पता चला। लड़की ने कहा कि ऐसी जबरदस्त आवाज होने के बाद साइबर कैफे में नौकरी करने की क्या जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि वो किसी भी काम को अच्छे से कर सकता है। मालिक खुश हुआ कि उसे एक यंग मेल कुक मिल गया है, ये देखते हुए कि यूनियो तो इंस्टेंट रामेन भी नहीं बना सकती। फिर उसने लड़के से उसके पसंदीदा काम के वक्त टाइमिंग के बारे में पूछा। कॉन्ग ने कहा कि उसे पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए। उसने ये भी बोला कि उसने यहाँ एक स्टोरेज फैसिलिटी देखी थी और उसे रहने के लिए यूज करने की परमिशन मांगी। मालिक ने पूछा कि क्या उसका कोई पक्का घर नहीं है।
प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि वो बहुत वक्त से बिना घर के था। मालिक को ये शर्तें बहुत ज़्यादा लगीं, पर उसके टैलेंट को वो छोड़ नहीं सकता था। पास के कंपीटिंग साइबर कैफ़े की कामयाबी, जो उनके अच्छे खाने की वजह से थी, मालिक को पसंद नहीं थी। इसीलिए मालिक ने इस नए रिक्रूट को यूज़ करके अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने का सोचा। उसने स्टोरेज रूम, मुफ्त खाना और हफ्ते की डबल सैलरी ऑफर की। लेकिन ये सब तभी होगा अगर प्रोटैगनिस्ट की कुकिंग से उसकी इनकम बढ़ती है। प्रोटैगनिस्ट ने फिर दूर किसी को महसूस किया। एक लड़की ने किम जैसे कहा कि गेम शुरू करने से पहले खाना खा लो। उस लड़के ने कहा कि हम साइबर कैफे में ही खाएंगे क्योंकि यहाँ खाना मिलता है। लड़की ने विरोध किया, बोली कि यहाँ के खाने की क्वालिटी बहुत खराब है। कौन बीच में आया, नए कस्टमर से बात की और कहा कि पहले उसका बना खाना टेस्ट करें, फिर कोई फैसला लें। कुछ ही मिनट में फ्राइड राइस तैयार था। यूनियो और मालिक दोनों हैरान थे। प्रोटैगनिस्ट ने लड़की से सर्विंग प्लेट लाने को कहा। वो तुरंत दौड़ गई। डिश बन चुकी थी, प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट थी। मालिक ने यूनियो को ऑर्डर डिलीवर करने को कहा। बाहर लड़की ने नए आदमी की हिम्मत, ऑडेसिटी पर कमेंट किया। उसे विश्वास नहीं था कि साइबर कैफे का खाना अच्छा हो सकता है। किम जे ने सोचा कि जब ऑर्डर दे ही दिया है तो जाने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने डिश पेश की और बोला कि उनका फ्राइड राइस बन गया है। किम जे हैरान था, उसने तो अभी गेम शुरू भी नहीं किया था। फिर उसने दोनों स्टूडेंट्स को खाना एंजॉय करने को कहा। किम जे ने दुख जताया कि उन्होंने फ्राइड राइस सिर्फ इसलिए मांगा था क्योंकि ये महंगा लगता था। लड़की ने जवाब दिया कि यही ऑर्डर किया था, अब खाओ। दोनों तैयार हुए और चम्मच मुंह तक ले गए। वो तुरंत स्वाद से हैरान हो गए। उन्हें एक गहरी बात याद आई। उन्हें वो वक्त याद आया जब वो थोड़े मोटे बच्चे थे और एक मुर्गे का पीछा कर रहे थे। मुर्गे को पकड़कर वो घनी झाड़ियों के पीछे छुप गए थे उसे खाने के लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें बिल्कुल वही स्वाद याद आया और जोश से कहा कि ये डिश जबरदस्त है और ये जगह फ्राइड राइस के लिए सबसे बेहतरीन है। दोनों ने तुरंत और ज्यादा सर्विंग्स मांगी। बाकी कस्टमर्स भी उत्सुक हुए। उन्होंने भी खाना टेस्ट करने का फैसला लिया, जिसके नतीजे में 2 और ऑर्डर आए और एक ऑर्डर दूर बैठे एक आदमी ने भी दिया। उनियो किचन की तरफ दौड़ी। उसने बताया कि एक साथ 12 एक्स्ट्रा फ्राइड राइस के ऑर्डर्स आए हैं। मालिक को शक था कि प्रोटैगनिस्ट इतने सारे ऑर्डर्स हैंडल कर पाएगा या नहीं। खान गियान की तरफ पलटा और पूछा कि क्या वो 12 डिशेस की स्वाद की क्वालिटी मेंटेन कर सकती है। जियान ने हाँ कहा, समझाया कि फील्ड टैक्टिकल कुकिंग में बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ती है और स्वादिष्ट खाना देना बहुत ज़रूरी है ताकि उन सिपाहियों का हौसला ना टूटे जिन्होंने अभी अपनी जान जोखिम में डाली है। खान ने कहा कि ये इम्प्रेसिव है और उसने हाथों से कंट्रोल छोड़ दिया। शिफ्ट शुरू होने के लगभग 3 घंटे बाद मालिक, जिसके चेहरे पर अब खुशी चमक रही थी क्योंकि उसने बहुत पैसा कमा लिया था, ने आखिरकार एप्लीकेंट का नाम पूछा। इतने कम वक्त में जो रेवेन्यू आया था वो कमाल का था। उसने डबल पेमेंट का वादा फिर दोहराया, कंफर्म किया कि उसकी कोई छुपी हुई वजह नहीं है, बस वो अपने नए सक्सेसफुल स्टाफ मेंबर को रजिस्टर करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपना नाम नोंग येन बताया। शॉप के मालिक ने वादा किया कि वो खुद स्टोरेज एरिया साफ करेगा और सामान पूरा रखेगा और उसे अच्छे से काम करते रहने को कहा। जियान ने सवाल किया कि क्या प्रोटैगनिस्ट को उसका असली नाम याद आ गया है। उसने मना किया, बोला कि ये नाम बस इंस्टिंक्ट से आया है और ये तब तक चलेगा जब तक उसकी असली आइडेंटिटी वापस नहीं आती। एम्प्लॉयर ने फिर बताया कि और फ्राइड राइस के ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसे यकीन था कि प्रोटैगनिस्ट मैनेज कर लेगा। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर पर बैठा प्रोटैगनिस्ट बोला कि अब रहने की जगह मिल गई है। पर अपनी सैलरी निकालने के लिए उसे रियलाइज हुआ कि एक ऑफिशियल आइडेंटिटी जरूरी है। उसने पूछा कि क्या जी लोकल डेटाबेस में घुस सकती है। रोबोट ने हाँ कहा। कॉम ने फिर पूछा कि क्या बैंकिंग सिस्टम में भी ऐसे ही चेंजेस किए जा सकते हैं, पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज सिर्फ लोकल नेटवर्क्स तक सीमित थी। प्रोटैगनिस्ट अपनी सीट पर पीछे झुका, बोला कि ये लिमिट तो पता थी क्योंकि उनका मिशन 2024 में छिपकर घुसने का था। फिर उसने पूछा कि क्या नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना पॉसिबल है। जी ने ये कैपेबिलिटी कंफर्म की और प्रोटैगनिस्ट के हाथों पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल मांगा। कोरियन गवर्नमेंट के डेटाबेस में आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए एक स्कैन शुरू हुआ। जी ने उसे सचेत रहने और साथ में विजुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की सलाह दी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि और विरोध ये ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, पर अचानक उसे एक गड़बड़ी अनॉमली दिखी और उसने रुकने को कहा और उस चीज के बारे में पूछा जो डिटेक्ट हुई थी। जियान ने बताया कि एक अनक्लासिफाइड सिस्टम एरर मिला है। आइडेंटिटी डेटा करस्पॉन्डिंग टू नाउन पहले से रजिस्ट्री में मौजूद है और तो और साथ में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा उसकी फिंगरप्रिंट से पूरा 100% मैच करता है।
प्रोटैगनिस्ट हैरान था, खासकर ये जानकर कि ये फाइल अर्थ फेडरेशन ऑफ 2082 से आई थी। उसने तुरंत सोचा कि क्या यह ऑर्गेनाइजेशन 2024 के वक्त में भी काम कर रही है। जब मेजर ग्लोबल पावर से क्रॉस रेफरेंस किया गया तो 2024 में अर्थ फेडरेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। के ने अनुमान लगाया कि शायद वो 2024 और 2082 दोनों वक्त में एक साथ मौजूद हो सकता है। जियान ने कहा कि अभी का डेटा पक्का नतीजा निकालने के लिए काफी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने सिस्टम को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करने का निर्देश दिया, ये सोचते हुए कि इसमें कोई जरूरी छुपा हुआ क्लू जरूर होगा। सर्च डेटा के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट का बैकग्राउंड सिर्फ इतना था कि वो पहले एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में ऑपरेटिव था। उसका करंट प्रोफाइल उसे बेरोजगार या जॉबलेस बताता था। पीछे मुड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट को जियान से नोटिफिकेशन मिला कि यूनियो आने वाली है। लड़की ने उसकी तेज टाइपिंग स्पीड पर कमेंट किया, पूछा कि क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि किसी और की स्क्रीन देखना प्राइवेसी तोड़ना होता है। यूनियो ने समझाया कि उसके अंकल ने उसे मिस्टर कॉन्ग के साथ शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया है और उसने उनको साथ में चलने का सुझाव दिया। बाहर आकर उसने इतनी देर काम करने के बाद बाहर निकलने पर सुकून जाहिर किया। उसने देखा कि कॉन्ग ने कितनी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया, जिससे प्रोटैगनिस्ट को शक हुआ कि उसने ये काम सिर्फ जियान को आउटसोर्स कर दिया था। उसने देखा कि वो आसानी से एक भारी सामान से भरा बर्तन उठा रहा था। उसकी मांसपेशियां जैसे पूरे लोहे की बनी हुई थी। ये मानते हुए कि ये सिर्फ कहने की बात थी, लड़की ने कहा कि जब हम बाहर आ ही गए हैं तो वापस जाना अच्छा नहीं होगा जब तक हम उसके कॉफी एस्टैब्लिशमेंट में ना जाएं। उनके अंकल के फाइनेंशियल टूल के बारे में बात अचानक रुक गई जब टक्कर से वो सीधे कॉन्ग की बाहों में गिर गई। हमला करने वाले लड़कों ने उसे गुस्से से चेताया कि वो आसपास देखे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इससे प्रोटैगनिस्ट तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया। जियान ने हॉस्टाइल एंटिटीज डिटेक्ट होने का सिस्टम वार्निंग दिया और पूछा कि क्या प्रोटैगनिस्ट तुरंत कॉम्बैट प्रोटोकॉल शुरू करने की परमिशन देता है। यूनियो ने जल्दी से बीच में आकर इस तनाव भरी सिचुएशन को संभाला और गलती के लिए माफी मांगी। उसने आगे से ज्यादा ध्यान रखने का वादा किया और गुंडे ने उसे जाने दिया, ये देखते हुए कि वो कितनी डरी हुई थी। उसने समझाया कि उसके भाई का गुस्सा इसीलिए खराब है क्योंकि उसने दिन भर में सिर्फ नुकसान झेला है, लेकिन कहा कि अब मामला खत्म हो गया है और उन्हें आगे बढ़ने को कहा। जियान ने हॉस्टाइल एंटिटी के जाने की पुष्टि की और रिपोर्ट किया कि सिक्योरिटी स्टेटस वही है। कॉन्ग ने बस उस सिचुएशन को गौर से देखा, फिर वो लिफ्ट से चौथे लेवल पर चले गए। उसने बाद में लड़की से पूछा कि क्या वो ठीक है। यूनियो ने कहा कि वो फिजिकली ठीक है, लेकिन इतना डर गई थी कि वो रो पड़ी थी। जैसे ही वो एस्टैब्लिशमेंट में वापस आए, मालिक उनकी तरफ दौड़ा, जोर से इमरजेंसी का ऐलान करते हुए और खास तौर पर यूनियो को बुलाते हुए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अचानक बंद होने से पूरी जगह गड़बड़ हो गई थी। उसने टेक्निकल सपोर्ट को फोन किया था, लेकिन रिमोट असिस्टेंस बहुत देर से अवेलेबल नहीं थी। कॉन्ग ने गंभीरता से उस सीन को देखा, ये सोचते हुए कि कहीं उनके पिछले गवर्नमेंट डेटा सिस्टम्स में घुसने की वजह से कोई मलिशियस एंटिटी उन्हें ट्रैक तो नहीं कर रहा है। जियान ने तुरंत इस चिंता को खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि 2024 में ऐसे ट्रैकिंग मेथड्स पुराने हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने सेंट्रल बेस ऑफ ऑपरेशंस तक पहुंचना जरूरी था। कॉन्ग ने मेन सर्वर की जगह के बारे में पूछा, ये कहते हुए कि वो अपने ज्ञान का यूज करके उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। जियान ने पुष्टि की कि सर्वेलेंस का कोई निशान नहीं मिला है, लेकिन सिस्टम ने एक अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन डिटेक्ट की। कॉन्ग ने सवाल किया कि सिर्फ एक इंटरनेट कैफे को टारगेट करने का क्या रीजन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझाया कि एक मलिशियस इंस्टॉलेशन, एक हैकिंग प्रोग्राम ने यहाँ के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से नेटवर्क सैचुरेशन हो गया। हो सकता है कि इस एस्टैब्लिशमेंट को टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। कॉन्ग ने एआई को अनऑथराइज्ड इंट्रूडर की पहचान ढूंढने का निर्देश दिया। जियान ने तुरंत उस व्यक्ति को ट्रैक करना शुरू किया, इनपुट डिवाइस पर तेजी से कमांड्स डालते हुए। हालांकि हैकर की ज्योग्राफिकल लोकेशन मिल गई थी, लेकिन सिग्नल को पकड़े जाने से बचने के लिए 7 अलग अलग सर्वर्स पर रीरूट किया गया था। इनमें से 6 नोड्स इंटरनेशनल थे, लेकिन एक लोकल था। कॉन्ग ने अंदाज़ा लगाया कि इंटरनेट कैफ़े का इतना पास होना डेलिब्रेट था, सिस्टम टेस्टिंग के लिए। उसने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के महत्व पर सोचा, ये बताते हुए कि शायद गलती करने वाला व्यक्ति फिजिकली वहाँ आया होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। शायद उन गुस्से वाले लोगों से जुड़ा हो जो पहले मिले थे।
ये सोच तब टूटी जब एक कस्टमर जोर से चिल्लाने लगा कि वो एक इंपॉर्टेंट रैंक्ड कम्पिटिटिव गेम के दौरान अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। यूनियो ने कस्टमर के सेशन टाइम को मुफ्त में बढ़ाने की पेशकश की, लेकिन वो दुखी कस्टमर उस मैच को हारने का अफसोस कर रहा था जो उसे प्रमोशन दिला सकता था। गुस्सा होते हुए कस्टमर्स को देखकर कॉन्ग ने जियान से कोई सल्यूशन मांगा। एआई ने सुझाव दिया कि फूड आइटम्स देने से उन्हें शांत किया जा सकता है। आसानी से तैयार किए जाने वाले खाने की लिस्ट देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने ऑप्शन नंबर 3 चुना। कॉन्ग ने हल्के तरीके से छेड़ते हुए कहा कि जियान को पैसे कमाने का शौक लगता है। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटेड एंटिटी समझ नहीं पाई। यूनियो तुरंत कस्टमर के पास गई माफ़ी मांगने। फिर प्रोटैगनिस्ट आगे आया और उसने हुई गड़बड़ी के लिए गहरा अफसोस जाहिर किया। उसने ऐलान किया कि नेटवर्क स्टेबिलिटी वापस आ गई है और अब और कोई आउटेज नहीं होगी, और गुडविल के रूप में मुफ्त पॉपकॉर्न दिया। आदमी ने पॉपकॉर्न का बर्तन लिया, सवाल किया कि क्या कॉन्ग सच में सोचता है कि ये स्नैक उसके हारे हुए मैच की भरपाई कर सकता है। थोड़ा सा खाते ही उसको तुरंत एक बहुत अच्छा सेंसरी एक्सपीरियंस मिला। वो खुशी की आवाज़ें और जोश भरी चीखें निकालने लगा, ये कहते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है और वो फाइनली सिल्वर रैंक हासिल कर सकता है। उसने तुरंत दूसरा सर्विंग मांगा। जैसे ही कस्टमर तेजी से चला गया, यूनियो ने जोर से सोचा कि प्रोटैगनिस्ट ने ये कैसे किया, ये अनुमान लगाते हुए कि शायद इस स्नैक में कोई जादुई चीज़ मिली हुई है, क्योंकि इसका लोगों पर इतना शांत करने वाला असर था। खुद एक दाना चखकर वो प्रभावित हुई। उसने नमकीन और मीठापन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया और रेसिपी जानने की मांग की। कॉन्ग ने बस जवाब दिया कि ये सफलता कंस्टिट्यूएंट्स के एक प्रिसाइज कॉम्बिनेशन की वजह से थी। क्योंकि उसे इंटरनेट की समस्या पर वक्त देना था, उसने उसे निर्देश दिया कि वो ये मिक्सचर पहले से प्रभावित कस्टमर्स को बांटे, ये बताते हुए कि और हिस्से प्रिपरेशन एरिया में छोड़ दिए गए हैं। उसके जाते हुए फिगर को देखते हुए यूनियो ने सोचा कि अगर आज की सोसाइटी में सच्चे हीरोज होते तो ये आदमी जरूर उनमें से एक होता। इस दौरान शहर की सीमाओं के बाहर ज्ञान ने टिप्पणी की कि उनकी पहली प्रायोरिटी उस हॉस्टाइल फोर्स को खत्म करना होना चाहिए जिसने उनके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। कॉन्ग ने इस बात की पुष्टि की, ये कहते हुए कि हैकर को पकड़ना ही नेविगेशन प्रोटोकॉल्स शुरू करने का सही रीजन था। उस जगह पर कोई कम्युनिकेशन स्क्रीन्स, सिक्योरिटी पर्सनल या प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन डिवाइसेस नहीं थी। कॉन्ग ने छुपने के उनके बड़े एफर्ट्स पर ध्यान दिया और तुरंत अंदर जाने की परमिशन दी। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने एक खास लाल दरवाजे की पीछे से आती आवाज़ों का जिक्र किया। ज्ञान ने ऑडियो ऑगमेंटेशन एक्टिवेट किया, आसपास के शोर को कम किया और आवाज़ की क्लैरिटी बढ़ाई। उन्होंने लोगों को एक सिविलियन को धमकाते हुए सुना जो बेचैनी से दावा कर रहा था कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक अनस्टेबल टेस्ट वर्जन है जिसे फंक्शनल होने से पहले डीबगिंग की ज़रूरत है। उस आवाज़ ने रहम की भीख मांगी, काम की नेचर के बारे में अपनी अनजानता के लिए माफ़ी मांगी और उनकी जान बख्शने की मिन्नत की। ज्ञान के एनालिसिस ने सुझाव दिया कि डर में डूबा व्यक्ति एक स्टूडेंट था। निर्देश सेट किया गया, सिविलियंस को सुरक्षित निकालना। कमरे के अंदर पिछले दिन वाले ही गुंडों ने चेताया कि अगर अब और कोई सफाई दी गई तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कॉन्ग ने एक डायनामिक असॉल्ट की तैयारी की, दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक किक का इस्तेमाल किया। एक डर से सिमटा हुआ हड़बड़ी में आया हुआ लड़का चौंकने की तेज चीख निकालता है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना चेहरा एक प्रोटेक्टिव फेस कवरिंग और बेसबॉल कैप के पीछे छुपा लिया था। गुंडे उससे मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए, उसकी तरफ बढ़ने लगे, जबकि वो दुखी स्टूडेंट रोता रहा, घबराहट में पूछ रहा था कि क्या यहाँ और दुश्मन मौजूद है। एक हमलावर ने अपने साथी से दरवाजे की सिक्योरिटी के बारे में पूछा और इसकी पुष्टि मिली कि वो लॉक था। फिर उसने बिना बुलाए लोगों के अचानक घुसने का एक्सप्लेनेशन मांगा। नए आए हुए आदमी को तुरंत जबरदस्ती बाहर निकालने का ऐलान करते ही उस गैंगस्टर को कॉन्ग की मुट्ठी मिली, जिसने उसे पीछे फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डिफेंसिव पोस्चर ले ली। कॉन्ग ने बाकी दुश्मनों पर एक ठंडी नजर डाली जिन्हें वो काबू करना चाहता था। डरा हुआ स्टूडेंट एनन हुआन था, कोरियन यूनिवर्सिटी में पहले साल का अंडर ग्रेजुएट। डिजिटल पेनिट्रेशन टेक्निक्स में उसकी उम्र भर की दिलचस्पी ने उसे इतना अकम्प्लिश्ड हैकर बना दिया था कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी उसकी एक्सपर्टीज मांगते थे। जब वो और काम ढूंढ रहा था तब उसके सामने एक नई समस्या आई। जब उसे एक रिक्रूटमेंट कम्युनिके मिला, उसे याद आया डिस्क्रिप्शन, एक सिक्योरिटी फर्म के साथ एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्ट टाइम होने के बावजूद पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर सैलरी मिल रही थी। एनन हुआन इतना उत्सुक कभी नहीं हुआ था कि वो कोई नया काम शुरू करे जिसमें उसका जमा किया हुआ एक्सपीरियंस यूज हो। लेकिन ये मौका फ्रॉडुलेंट निकला। वो ऑर्गेनाइजेशन एक अक्रेडिटेड बिजनेस नहीं थी। हालांकि उसने पूरे सिनेरियो को पूरी तरह से समझा नहीं था। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर उसकी जान चली जाती है, इसलिए उसने खुद को बुरे अंजाम के लिए तैयार कर लिया था।
सेयोंग हुआन बुरी तरह हिला जब उसने प्रोटैगनिस्ट को हमलावर से लड़ते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका बचाने वाला आ चुका है। बंद कमरे में कुछ पल बीते जब प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर अपने जबरदस्ती घुसने की सही या गलत होने पर बहस कर रहा था। एआई ने उसे याद दिलाया कि वो इस समय एक कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। कॉन्ग ने घुसने वाले की स्पष्ट ताकत पर ध्यान दिया, ये देखते हुए कि उसने एक ही बार में उस बड़े व्यक्ति को कैसे नकारा कर दिया। ज्ञान ने उसे चौकस रहने की चेतावनी दी क्योंकि बाकी दुश्मनों के पास तेज धार वाले हथियार थे। एक गुंडे ने गुस्से से उसकी ओरिजिन और आइडेंटिटी पूछी। प्रोटैगनिस्ट ने दोहराया कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्ञान ने तुरंत याद दिलाया, एक स्पेशल एजेंट होने के नाते उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी 100% सक्सेस प्रोबेबिलिटी थी। कॉन्ग ने नटाकिया ढंग से उस ग्रुप की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए कहा कि वो बस वहां से गुजर रहा था। उसने हमले की आवाजें सुनी और बीच में आने का फैसला किया। ज्ञान ने रिपोर्ट किया कि ये एक अनचाही प्रोवोकेशन है, जिसकी वजह से दुश्मन की हॉस्टिलिटी में तेजी आ गई है। इसी के साथ लंबे बालों वाला गुंडा उस पे लपका, अपनी तलवार निकालते हुए। कॉन्ग ने धीरे से कहा कि फिजिकल डोमिनेंस तो पक्का है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने पर भी ध्यान देगा। लंबे बालों वाले क्रिमिनल ने हंसी उड़ाई कि कॉन्ग सिर्फ बातें कर रहा है जबकि एक्शन तो वो ले रहा है। उसकी बात तब बुरी तरह टूटी जब उसके सिर पर एक तेज किक लगी, जिसकी वजह से वो सीधा छत में जाकर गड़ गया। तकले सर वाला हमलावर आगे बढ़ा और कॉन्ग को पागल बताया। खान ने तुरंत घूमा, अपना पैर निशाने पर लगाया और हमला करने वाले के सर पर मारा। वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। इस तरह प्रोटैगनिस्ट ने उस पूरे ग्रुप को जल्दी से खत्म कर दिया। कॉन्ग ने देखा कि उसकी किक में कितनी ज्यादा ताकत थी और उसके मूवमेंट्स लगभग ऑटोमेटेड लग रहे थे। ज्ञान ने इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया और बताया कि उस वार में इंसान की मैक्सिमम स्ट्रेंथ से 5 गुना ज्यादा ताकत यूज हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि शायद ये परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स की वजह से हो, हालांकि वो जानता था कि उसकी स्पेशल कंडीशनिंग के दौरान उसे कभी ड्रग्स नहीं दिए गए थे। सॉन हुआन ने उस आदमी को देखा जो खुद से बातें कर रहा था और सोचा कि वो कोई अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो छिपे हुए रेडियो से बात कर रहा हो, या शायद कोई सरकारी ऑपरेटर हो जिसको उस हैकर को पकड़ने के लिए भेजा गया हो। वो अभी कितना भी मासूम दिखे, उसकी हिस्ट्री बता रही थी कि वो एक बुरा डिजिटल इंट्रूडर था जिसने पैसा चोरी किया था और दूसरों के क्रेडेंशियल्स बदले थे। उसने सोचा कि क्या इसको पता है कि उसने 10 बार छोटी छोटी गलतियों के लिए अपनी स्किल्स यूज की थी। वो अपने पहले के इरादों पर सवाल उठा रहा था। फिर उसने जोर से बोला कि उसने इनमें से कोई काम नहीं किया था। उसने कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता था और असल में वो एक सीधा साधा आदमी है। उसने छोड़ दिए जाने की विनती की। कॉन्ग को एहसास हुआ कि अभी तक किसी ने भी उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। जियान के इंटरनल मैट्रिक्स ने सच होने की 90% प्रोबेबिलिटी दिखाई। इसके अलावा एआई ने तय किया कि उसमें एक व्हाइट हैट एथिकल हैकर वाली क्वालिटी है। इस पर कॉन्ग ने पूछा कि क्या सिस्टम ये डिफरेंस कर सकता है। जियान ने जवाब दिया कि वो लोगों के इमोशनल एक्सप्रेशंस और उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है ताकि सच पता चल सके, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है उतना ही भरोसा बढ़ता है। कॉन्ग ने एआई की कैपेबिलिटी को माना, लेकिन कहा कि अभी भी 10% झूठ बोलने का चांस है। फिर उसने सीधा पूछा कि सेंग हुआन यहां क्या कर रहा था। स्टूडेंट ने माना कि उसे एक टेम्पररी सिक्योरिटी ऑडिट की जॉब देने का झूठ बोलकर धोखा दिया गया था और उसे जबरदस्ती पिछले 3 दिनों से यहां बंद रखा गया था। जब काम खत्म हो गया तो इन बुरे लोगों ने उससे और बुरे काम करवाने की कोशिश की, खासकर मार्केट में गड़बड़ करना, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन। उसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिला जिससे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर झूठी कमेंट्स पोस्ट की जा सके। तुरंत उसके बाद वो लोग इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए सीधे लोकल साइबर कैफे पर चले गए। लीड कैरेक्टर को अपनी पहली मुलाकात याद आई। सेंग हुआन ने सोचा कि ये लोग जरूर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जो इसी तरह की मार्केट रिगिंग करता है। चूंकि उसका टेम्पररी घर ही उनका निशाना बन गया था, तो वो लोग जरूर किसी के कहने पर काम कर रहे होंगे, मतलब उनका कोई बड़ा ऑपरेटर जरूर होगा। हालांकि वो अभी सेफ था, उसने जाना कि उस अनजान ऑपरेटर को रोकना बहुत जरूरी है जिसने इन लोगों को हायर किया था। उनका भागना रोका जाना चाहिए। उसके बाद उसने उस लड़के को पुलिस को फोन करने को कहा और बताया कि उसका किडनैपिंग हुआ है। जब पुलिस आए तो लड़के को बस पूरी कहानी बता देनी थी। शॉन ने खुद के लिए होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की। कॉन्ग ने फिर बूढ़ा कहे जाने पर गुस्सा किया और पूछा कि क्या उस लड़के को उसकी शक्ल भी याद है। उस सेल्फ प्रोक्लेम नर्ड ने बोला कि नहीं। खान ने कहा कि वो तो बस एक लकी बाय स्टैंडर था जिसने किसी पर हमले की आवाज सुनी और मदद के लिए बीच में आ गया। उसने बताया कि वो अब जा रहा है और पूछा कि क्या उसे पुलिस के आने तक रुकना चाहिए। नर्ड ने मना कर दिया, लेकिन तुरंत पूछा कि क्या वो बेहोश गुंडों पर हल्का सा बदला ले सकता है, ये कहते हुए कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है।
प्रोटैगनिस्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि वो आदमी होश में नहीं आएंगे और उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी। शॉन ने मुट्ठी बंद की और पकड़े हुए क्रिमिनल की तरफ बढ़ा, उसके सर पर वार करने के लिए। अचानक वो टकला आदमी होश में आ गया। उसकी कान फाड़ने वाली चीख ने सबको डरा दिया, यहाँ तक कि कॉन्ग को भी। पुलिस की गाड़ियां उसी वक्त उस जगह पर पहुंच गईं। पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि क्या क्रिमिनल्स को चोट लगी है और कंफर्म किया कि वो जिंदा थे। फिर उन्होंने सेहुआन से सिचुएशन के बारे में सवाल किए। उस नौजवान ने बताया कि उन गुंडों ने उसे 3 दिनों तक बंदी बना के रखा, उसे मारा पीटा जब तक उसने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया और ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। एक ऑफिसर ने फिर पूछा कि उन गुंडों को किसने बेहोश किया। सोन ने समझाया कि उसने कुछ नहीं किया। एक आदमी ने आवाज सुनी और मदद के लिए आया। मौजूद डिटेक्टिव ने बोला कि ये आदमी शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने में शामिल थे। इससे कंफर्म हो गया कि कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने यंग को निर्देश दिया कि जब ये जागें तो इनको अच्छे से सवाल करें, ये देखते हुए कि शायद वो नशे में होंगे। डिटेक्टिव ने प्रेडिक्शन की कि इस तरह पूरा कन्फेशन मिल जाएगा। यंग ने पूछा कि इतनी गहरी चोटें किसने लगाई। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वो तो बस एक राह चलता आदमी था। उसने यंग को यकीन दिलाया कि चोटें सिर्फ हड्डियों के फ्रैक्चर तक ही सीमित है और जानलेवा नहीं है, और ये भी जोड़ा कि उन सस्पेक्ट्स ने ही पहले चाकू निकालकर वायलेंस शुरू किया था। जब यंग ने और निर्देश मांगे तो डिटेक्टिव ने उसे सारी सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग्स निकालने का ऑर्डर दिया ताकि उस विजिलेंटे की पहचान हो सके, जबकि उस आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मामले की गंभीरता की वजह से पूरी जांच जरूरी थी। जैसे ही केस सड़क पर आगे बढ़ा, ज्ञानी ने उसे आने वाले सर्वेलेंस डिवाइस के बारे में अलर्ट किया और तुरंत राइट टर्न लेने की सलाह दी। प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म करना चाहा कि क्या आसपास की बिल्डिंग्स में कैमरा नहीं है, जिसको शियान ने कंफर्म किया, ये कहते हुए कि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ये जरूरी है। खान ने सिर्फ एक थप्पड़ से तकले आदमी के अचानक होश में आने पर सच्चा हैरानी जाहिर की, जिसे शान ने सिर्फ रिफ्लेक्सिव एक्शन बताया। प्रोटैगनिस्ट ने यह पॉसिबिलिटी रखी कि क्या जियानी में मोबाइल फोन की कैपेसिटी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने कंफर्म किया कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए उस नौजवान ने एक हैंडसेट खरीदने का फैसला किया, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उसने सोचा कि उसके टेम्परेरी रहने की जगह पर जाना जरूरी है। इस घटना के बाद 3 दिन बीत गए। सिविलियन हैकर के भाग जाने के अगले दिन कॉन्ग उस लोकेशन पर गया जहां वो आदमी था, ये उम्मीद करते हुए कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वो एड्रेस तो सिर्फ कोंगवान प्रोविंस में एक सूनी झीली जमीन पर ले गया। बिना सबूत वाली रिपोर्ट्स कह रही थी कि पूरा घर जला दिया गया था। इस वजह से कॉन्ग सोचने लगा कि वो आदमी कौन था, वो जगह कैसी थी, और क्या वो सच में फ्यूचर से बात कर रहा था या वो फ्यूचर से आया हुआ टाइम ट्रैवलर था जो पिछले समय में रहने लगा था। चूंकि ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, वो वापस लौटने के लिए मजबूर हो गया। उसका दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन हाथ खाली थे। साइबर कैफे लौटने पर शांति का समय आया और बिजनेस लगातार बढ़ने लगा। उन सील के साथ उसके काम की वजह से उस जगह को बहुत पहचान मिली, जिसमें की ओपिनियन लीडर्स के प्रमोशनल एफर्ट शामिल थे, और खासकर वो खास खाने की रेसिपीज जो सिर्फ तभी मिलती थी जब वो खुद वहां होता था। जब कॉन्ग नहीं होता था तो ये खास खाना मेन्यू से हटा दिया जाता था। ये अजीब तरह का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एक हैरानी भरा रिजल्ट लाया। कैफे में ग्राहक तब भी आने लगे जब उसकी छुट्टी होती थी। जबकि कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते थे, ज्यादातर ग्राहक कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए कैफे की सर्विसेज यूज करते थे। मालिक चा डोंगसुक के एक्सप्रेशंस को देखते हुए यह साफ था कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। लगता था कि उसने और आर्ली वर्कर्स को रिक्रूट किया था। जब उसने नए हायर को इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम पूछा तो वो पहचानी हुई थोड़ी पढ़ी लिखी आवाज आई। उसने मिलकर खुशी जाहिर की और अपना नाम स्यान ख्वान बताया। जियानी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि ये वही आम आदमी है जिसको ठीक 72 घंटे पहले कैद से छुड़ाया गया था। डोंगसुक ने बताया कि नए एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट है। स्यान ख्वान ने यह कंफर्म किया और कहा कि वो खराब इक्विपमेंट को तुरंत ठीक कर सकता है। फिर उसने इज्जत से अपना सर झुकाया और यूनियो और कॉन्ग के साथ अच्छे से काम करने की इच्छा जताई। स्यान हुआन ने अकेले में सोचा कि उसके अप्लाई करने की वजह यह हो सकती है कि वो कैफे को हुए नुकसान पर शर्मिंदा था, भले ही वो काम उससे जबरदस्ती करवाया गया था। उसने मेहनती वर्कर होने का वादा किया। डोंगसुक ने कॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया, उसे वो कुकिंग जीनियस बताया जिसकी वजह से ये कैफे मशहूर हुआ था, और ये भी कहा कि वो टेक्नोलॉजी में भी माहिर है, और नए हायर्स को मिलकर काम करने के लिए एनकरेज किया।
सियोन हुआन ने एक बात नोटिस की और सोचा कि कॉन्ग उससे जरूर सीनियर होगा, जिस वजह से प्रोटैगनिस्ट को यह एहसास नहीं हुआ कि वो ये सब देख रहा है। उस नौजवान ने कॉन्ग से मिलकर दोबारा खुशी जाहिर की और उससे बोला कि वो उसका ख्याल रखे। खान ने भी हाथ मिलाया और उसकी बात मान ली। उसी वक्त जियानी ने एक वार्निंग दी, इस आदमी के साथ काम करने से कॉन्ग का कोवर्ट ऑपरेटिव स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा, और सजेस्ट किया कि वो मालिक से सियोन हुआन को निकलवा दे। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, सवाल किया कि जब उसने सियोन हुआन को ह्योंग बड़े भाई कहकर बुलाया है तो वो ये रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है। उसने कंफर्म किया कि वो उस नौजवान के साथ अच्छे से मेहनत से काम करेगा। बाजार में उन्होंने दिन भर की खरीदारी की लिस्ट ध्यान से देखी। ये कंफर्म किया कि सारी जरूरी चीजें मिल गई हैं और वो कॉन्फिडेंशियल फॉर्मूला सुरक्षित कैटलॉग हो गया है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि जियानी पैसे और सामान मैनेज करने में कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट लगती है। एआई ने जवाब दिया कि पैसों का हिसाब रखना एक ऑपरेटिव के लिए बहुत जरूरी है और मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए ये क्रिटिकल है। खान ने माना कि होशियारी और चुपके रहना इंपॉर्टेंट है, पर उसने कहा कि उसका मन अब रिलैक्स करने और कुछ खाने का कर रहा है। अचानक पूरे एरिया में फायर वार्निंग की तेज आवाज गूंज उठी। शांति से भरी सड़क को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने जियानी पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर मैलफंक्शन किया ताकि बात बदल जाए। रोबोट ने मना किया। कॉन्ग ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगा, ये सोचकर कि कोई असली इमरजेंसी नहीं है। तभी अचानक हवा में एक धमाका हुआ। वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया जब आसपास के लोग आग से दूर भागते हुए घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगे। उस जवान आदमी ने पूछा कि क्या ये सच में एक एक्टिव फायर है। उसके शरीर में एक खास कम्बैट सपोर्ट एआई सिस्टम लगा हुआ था। उसकी आंखें बहुत तेज देख सकती थीं, उसके कानों में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल था और उसके पैर ताकत के लिए मजबूत किए गए थे। इतनी बड़ी आग को बुझाने की कैपेसिटी उसमें हो सकती थी। उसने एक अलग पोस्चर बनाया और जोर से बोला, फायर सप्रेसिंग बर्स्ट, पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो एक आम आदमी जैसा ही दिखा। जियान ने फौरन पूछा कि क्या ऑपरेटिव का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। कॉन्ग ने सोचा कि उसके पास क्रायोजेनिक बीम की कैपेबिलिटी नहीं है। गियानी ने सोचा कि अगर उसमें ऐसी एबिलिटी होती तो क्या वो अब भी इंसान कहलाता। प्रोटैगनिस्ट ने फिर आग बुझाने का सबसे आसान तरीका पूछा। एआई ने जवाब दिया कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना ही सही प्रोटोकॉल है, तब तक जब तक बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल से एक दर्द भरी चीख नहीं आई। एक छोटी लड़की मदद के लिए परेशानी में पुकार रही थी, जिसे देखने वाले लोग घबरा रहे थे कि क्या करें। कॉन्ग ने फायर रेस्क्यू टीम का एक्सपेक्टेड ईटीए पूछा। जियान ने आने का वक्त 4 मिनट बताया। इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो आग इन 4 मिनट में ऊपर की मंजिल को पूरी तरह जला देगी। अगर तुरंत उसे ना निकाला गया तो लड़की के मरने का 99% चांस था। खान ने अपना प्रोटेक्टिव फेस कवरिंग पहना और गियानी को बिल्डिंग में घुसने का रास्ता ढूंढने को कहा। गियानी ने कंफर्म किया कि सामने की दीवार से कोई रास्ता नहीं है, पर उसने एक दूसरा रास्ता बताया जहां जहरीली हवा कम लगेगी और ऊपर चढ़ना आसान होगा। पैनल्स और बाहर निकली हुई चीजों का सहारा लेकर प्रोटैगनिस्ट बहुत तेज रफ्तार से दीवार पर चढ़ने लगा। वहां खड़े लोग कहने लगे कि ये आदमी पागल है और उन्हें उसके बचाने की एबिलिटी पर शक था। प्रोटैगनिस्ट वे एआई से रिक्वेस्ट की कि वो नीचे की मंजिलों में बचे हुए लोगों को स्कैन करे। गियानी ने रिपोर्ट दी कि अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कंफर्म करते हुए कि ज्यादातर लोग पहले ही निकल चुके हैं। खान ने रिपोर्ट सुनकर एक खिड़की के फ्रेम को मजबूती से पकड़ लिया। देखने वाले लोग उसकी तुलना स्पाइडरमैन से कर रहे थे, ये सोचकर कि वो कोई प्रोफेशनल एरियलिस्ट या कोई स्पेशलिस्ट है। गी ने फौरन उसे अलर्ट किया कि ठीक उसके रास्ते में एक डेटोनेशन होने वाला है। पास के शीशे में वाइब्रेशन देखकर खान तेजी से झूल गया ताकि ब्लास्ट से बच सके। उसने कहा कि उसकी मजबूत पकड़ ने चोट लगने से बचा लिया, जिस पर गियानी ने उसे पहले से इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू कहने को कहा। प्रोटैगनिस्ट ने बिल्डिंग की मंजिलों पर छलांग लगाना जारी रखा। ऊपर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। रोती हुई बच्ची ने ऊपर देखा। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ आगे किया। उसने अपने बचाने वाले को पुकारा और अपने हाथ बढ़ाए और उसकी गोद में गिर गई। उसी वक्त गियानी ने वार्न किया कि हालत खतरनाक है और आग जितनी तेजी से सोचा था उससे ज्यादा फैल रही है। प्रोटैगनिस्ट ने जोर से सोचा कि क्या उसका मकसद इस लड़की के साथ ही मर जाना है, जिससे वो लड़की घबरा गई। खान ने हिसाब लगाया कि क्योंकि उसका शरीर ऑगमेंटेड था, उसे लेकर नीचे छलांग लगाना उसके लिए सेफ होगा। जियानी ने बीच में टोकते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज दिखाने से उसका कोवर्ट ऑपरेटिव स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। एआई ने जोर देकर कहा कि उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की उसकी कैपेसिटी कमजोर हो। ये सोचने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एक कपड़े सुखाने की रस्सी देखी और सोचा कि इसका यूज कंट्रोल डिसेंट के लिए करेगा।
ये आइडिया छोटी लड़की ने फौरन रिजेक्ट करने की कोशिश की। जियान ने उसे बताया कि बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका है, इसलिए अब हर रास्ता अनसेफ है। कॉन्ग ने रस्सी पकड़ ली, माना कि प्लान थोड़ा पागलपन वाला है, पर उसने अनाउंस किया कि वो रस्सी को बगल वाली बिल्डिंग से बांधेगा और उस टाइट रोप पर रह जाएगा। लड़की ने जिद की कि वो ऐसा फिजिकल काम नहीं कर सकती। पूछा कि इतनी ऊंचाई पर चलने को कहकर क्या वो पागल हो गया है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेगा और जियानी को बैलेंस असिस्टेंस देने का इंस्ट्रक्शन दिया। जब रस्सी बंध जाएगी तो उसने आगे की तरफ धक्का देने का प्लान बनाया और अपनी काइनेटिक मोशन को ध्यान से कंट्रोल करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने फिर पूछा कि जियानी शुरू में ये फेंकने वाला एक्शन क्यों नहीं कर सकती थी। जियानी ने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑफेंसिव एक्शंस जैसे लगते हैं, जो उसके ऑपरेशनल पैरामीटर से बाहर है। प्रोटैगनिस्ट ने मजाक में कहा कि खाना बनाने में तो वो मास्टर है, पर ऐसा छोटा सा काम नहीं कर सकती। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को मानते हुए भी एआई ने कंफर्म किया कि प्रोटैगनिस्ट का तरीका सही था। वो आगे बढ़ा और रस्सी के टुकड़े के साथ हवा में कई प्रिलिमिनरी एरियल आर्क्स किए। वो प्रोजेक्टाइल काफी दूर तक गया और बगल वाली बिल्डिंग के फायर एस्केप पर सुरक्षित रूप से बंध गया। कनेक्शन से संतुष्ट होकर प्रोटैगनिस्ट ने निकलने का सिग्नल दिया, जबकि लड़की रोने लगी, कहने लगी कि वो आगे नहीं जा सकती। जब कॉन्ग ने उसे पकड़ा तो उसका फौरन रिएक्शन एक डरावनी चीख थी, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे इतनी ऊंचाई से फेंक देगा। नीचे खड़े लोगों ने सवाल किया कि क्या सच में ऐसी यात्रा पॉसिबल है, और सजेस्ट किया कि नीचे शायद कोई प्रोटेक्टिव पैडिंग लगा देनी चाहिए। अपनी माँ को याद करते हुए रोते हुए लड़की ने सेफ्टी का भरोसा मांगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसे सख्ती से चुप रहने और हिलना बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया, ये बोलकर कि इतनी ऊंचाई पर उनके एक्शंस ने पहले ही बहुत ध्यान अट्रैक्ट कर लिया है। जियान ने एक गंभीर अलर्ट दिया। एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका अंदाजा नहीं था। रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से खराब हो रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने फौरन पूछा कि उनके पास कितना वक्त बचा है। एआई ने जवाब दिया कि मटेरियल के खराब होने की इस रफ्तार पर उनके दूसरी तरफ पहुंचने से पहले रस्सी पूरी तरह टूट जाएगी। जैसे ही रस्सी सुलाई देने वाली आवाज के साथ खराब होने लगी, प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ा गुस्सा जताया और फिर अपनी जगह से एक डिसाइसिव वर्टिकल लीप लगाई। खुद को और लड़की को बगल वाली बिल्डिंग की तरफ ढकेल दिया। वो छोटी लड़की सफलतापूर्वक छत पर उतर गई, ठीक उसी वक्त जब ज्ञान की रस्सी टूटने वाली आखिरी वार्निंग गूंजी। खान का नीचे उतरना शुरू हो गया, जिसके चलते उसके दिमाग में तेजी से एक डिसाइसिव रियलाइजेशन हुई। वो छत से नीचे गिरा, उसका दिमाग तेजी से मुश्किल कैलकुलेशंस कर रहा था, सबसे अच्छा तरीका निकाल रहा था। अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए उस आदमी ने खराब हो रही रस्सी को पकड़ा और तेजी से एक्सपर्ट मनोवर्स करके एक कंट्रोल्ड हाई स्पीड पर सुरक्षित उतराई की। नीचे आने के बाद प्रोटैगनिस्ट दीवार के सामने से डायनामिकली वॉल्टिंग करने लगा। देखने वाले खुलेआम सवाल कर रहे थे कि क्या यह आदमी इंसान है भी। ये बोल रहे थे कि वो तो लगता है जैसे दीवारों पर दौड़ रहा है। कॉन्ग ने अपनी डरावनी यात्रा खत्म की और मजबूती से जमीन पर उतरा। उसने इस मुश्किल के बारे में गाली दी और बोला कि ये सब कुछ उसे मारने ही वाला था। बची हुई लड़की को सर दर्द हो रहा था, पर जैसे ही उसने अपने बचाने वाले को देखा वो चीखी, उसे भूत कह दिया। उसने जोर से सोचा कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर कैसे बच गया और क्या उसमें सुपर ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटीज हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बस उसकी बात को हामी भरी। लड़की ने फिर पूछा कि उनकी बात इतनी आराम से क्यों हो रही है और क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। के ने जवाब दिया कि वो खुद अनजान लगती है। वो घूमा और अपनी नाखुशी जताते हुए बोला कि ज्ञान का अंदाजा गलत था। उसने तो एआई पर भरोसा किया था क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक स्पेशल ऑपरेशन से जुड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझाया कि उसकी गलती ये थी कि उसने फ्लामेबिलिटी का हिसाब नहीं लगाया। अचानक वो लड़की पास आई, पूछने लगी कि क्या वो सच में उस मशहूर हो रहे लोकल इंटरनेट कैफे का मालिक है। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में पूछा कि उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। उस दिन बाद में इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचे और फायर सप्रेशन टीम्स ने बिल्डिंग की आग बुझा दी। प्रोटैगनिस्ट के रेस्क्यू का फुटेज कई लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस पर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो एक इंसान को खाली जगह से ले जाते हुए केबल से खुद को सिक्योर कर रहा था। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या वो कोई मशहूर माउंटेनियर है, एरियल नेविगेशन का एक्सपर्ट है या कोई ऐसा ही प्रोफेशनल है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि अगर कोई भी जांच का क्लू बचा है तो वो सिर्फ फेंका हुआ खरीदारी का कचरा ही होगा। एक बचाने वाले को बस अपने फिजिकल एक्सट्रेमिटीज चाहिए होते हैं ऐसे काम के लिए, और लॉजिक कहती है कि जो कोई भी ऊपर जाते हुए प्लास्टिक बैग पकड़ेगा वो उसे छोड़ देगा। इसलिए जिसने बचाया उसने अपनी ग्रोसरी वहीं छोड़ दी होगी। बैग में खाना बनाने का सामान था, खासकर सॉसेज, और उसके साथ एक मुश्किल से पढ़ी जाने वाली रेसिपी कार्ड थी।
क्योंकि सुपरमार्केट का नाम पढ़ा जा सकता था तो सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सकती है। यंग ने जल्दी से बोला कि वो कोई अपराधी नहीं है और ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। तभी उसने अपने सीनियर का कॉल देखा और पूछा कि ये कॉल क्यों आया है। डिटेक्टिव ने तुरंत पूछा कि वो फोन किस तरीके से उठा रहा है। जंग ने समझाया कि उसकी पर्सनल लीव जल्दी खत्म कर दी गई है और वो कह रहा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या कोई मामूली प्रॉब्लम थी। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वो इस सरल बात पर भरोसा नहीं करता। उसने जोर दिया कि असली मसला ये है कि तीसरे फ्लोर पर एक मौत कंफर्म हुई है। यंग और उसके साथ वाले ऑफिसर ने गुस्सा जाहिर किया। वो चाहते थे कि ऐसी सीरियस बात ना हो। फिर भी यंग ने हाँ की और कहा कि वो उस अनजान शख्सी द वॉन्डरर को एसबीए के अंदर खासकर हैडॉक नाम के अकोमोडेशन में ढूंढना शुरू करेगा। लड़की बाहर आई और बोली कि गर्म पानी का नहाना बहुत अच्छा था। कॉन्ग ने उसे याद दिलाया कि उसने अभी उसकी जान बचाई है और फिर भी वो उसके नहाने का खर्चा उससे मांग रही है। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसका घर आग में पूरा जल चुका है। उसने कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो अनाथ है और उसके पास रात गुजारने की कोई जगह नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि वो सीरियस है, वो एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहती है। उसने पूछा कि अब वो जिंदा रहकर क्या करेगी। कॉन्ग ने सीधे कहा कि अगर उसे पार्ट टाइम वर्क चाहिए तो वो ढूंढ ले। उसने तुरंत काम शुरू करने के बारे में पूछा। उसे याद आया कि इंटरनेट कैफे में घंटे के हिसाब से स्टाफ चाहिए थे और उसने कॉन्ग से मदद मांगी जबकि कॉन्ग वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराहट में उसका कपड़ा पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट ने उसे मैनेजर से बात करने को कहा लेकिन उसने जिद की कि वो दोनों साथ में पूछे और आखिर में कॉन्ग मान गया। फिर भी उसने पूछा कि उसने उसे पहचाना कैसे। उसने समझाया कि वो हमेशा उस इंटरनेट कैफे में आती है। घर पर पर्सनल कंप्यूटर ना होने की वजह से वो वहां से अपनी स्ट्रीमिंग करती है क्योंकि वो एक जानी मानी गेमिंग पर्सनालिटी है। शक करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन उसकी पॉपुलैरिटी और स्किल लेवल पर शक किया, जबकि लड़की ने उसकी गेमिंग एबिलिटी की किसी भी तारीफ को तुरंत मना कर दिया। वापस एस्टैब्लिशमेंट पर यूनियो ने प्रोटैगनिस्ट को बुलाया और पूछा कि वो इतना लेट क्यों आया। लड़की को देखकर यूनियो रुक गई जब उस नए व्यक्ति ने अपना नाम उरेरियम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि वो मसाला लेने गया था और बिना सामान के क्यों लौट आया। प्रोटैगनिस्ट ने नुकसान मान लिया, कहा कि जब वो आग देख रहा था तब वो सामान खो गया। उन्होंने ने मजाक में कहा कि उसकी उत्सुकता की वजह से उसे एमनीशिया हो गया, शायद वो चोरी हो गया होगा। इसलिए कॉन्ग ने उन्हों को इजाजत दी कि वो उसके वेतन से पैसे काट ले। अचानक जियान ने अपने हैंडलर से कांटेक्ट किया। जो विजुअल इंटेलिजेंस उसने इकट्ठी की थी उसके हिसाब से एआई ने अनुमान लगाया कि बहुत सारे सिटीजन्स ने आग लगने की घटना रिकॉर्ड की होगी। जियान ने सुझाव दिया कि डेटा जमा करने के लिए ऑनलाइन पब्लिकेशंस को क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। उसने बताया कि उसने पहले ही एक बहुत चलने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो एविडेंस और न्यूज़ रिपोर्ट्स ढूंढ ली हैं। लोगों के रिस्पॉन्स से पता चला कि ये नेटवर्क पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कॉन्ग ने इस खतरे को हल्के में लिया। एआई को भरोसा दिलाया कि जीन सारी रिकॉर्ड की गई मीडिया को मिटा देगी, लेकिन जियान ने साफ किया कि वो मुख्य रूप से एक कॉम्बैट एल्गोरिदम है और उसके पास ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज नहीं है। उसने जोर दिया कि पिछली हैकिंग सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी ऑल्टरेशन तक ही सीमित थी। हालांकि उसके पास मिलिट्री ग्रेड डिफेंसिव प्रोफिशिएंसीज हैं, लेकिन अभी ऑफेंसिव प्रोग्रामिंग ना होने की वजह से वो अपनी स्किल्स दिखा नहीं सकती। बाहर यंग ने इंटरनेट कैफे ढूंढ लिया और कहा कि लगता है कि रोप मास्टर अंदर ही है। एक प्राइवेट चेंबर में जियान ने रिपोर्ट किया कि अर्थ अलायंस से जुड़े डेटा को ढूंढने का एक और दिन बेकार गया। के ने 2082 से जुड़े कनेक्शंस पर सोचा, तुरंत उस आइडिया को निकाल दिया, लेकिन आखिर में यह फैसला किया कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो ग्रुप जानबूझकर खुद को छुपा रहा है। जियान ने पक्का किया कि उसने ऐसे कई कम्युनिकेशंस देखे हैं जिनमें भविष्य से आए टाइम ट्रैवलर्स होने का दावा किया गया है, लेकिन कोई भी क्रेडिबल नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने जिद की कि अभी का समय पक्का 2024 है, लेकिन जियान ने साफ किया कि एस्टैब्लिश 2024 टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट का यहाँ होना ही इनएक्सप्लिकेबल है। कॉन्ग ने माना कि बार बार सोचने पर यह हालात अजीब लगते हैं, लेकिन उसने बात पिछले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई घटना की तरफ मोड़ दी। जियान ने बताया कि उस केओस में सिर्फ एक इंसान की मौत हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या वो उस डेथ के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। इस बात को जियान ने गुस्से से रिजेक्ट कर दिया, समझाया कि वो डिसीज्ड इंसान ठीक उसी कमरे में मिला जहां से वो ऊपर चढ़ा था। हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि उसने उस इंसान को नोटिस क्यों नहीं किया। जियान ने स्पेसिफाई किया कि उसके ऑप्टिकल एपरेटस ने सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं बढ़ाई बल्कि ऑब्जेक्टिव एनहांसमेंट्स दिए थे। खास बात यह है कि
उस सिस्टम ने उस खास सेक्शन में कोई काइनेटिक एक्टिविटी या जिंदा होने के ऑडिटरी इंडिकेटर्स या एम्बिएंट नॉइज डिटेक्ट नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट ने इन सब बातों का मतलब पूछा। क्या इसका मतलब ये था कि वो इंसान उसके आने से पहले ही डिसीज था? क्या ये घटना एक एक्सीडेंटल आग नहीं बल्कि एक डिलिबरेट होमिसाइड हो सकती है? ज्ञान ने इस सिनेरियो की हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्म की। तभी उनियो की आवाज बाहर से सुनाई दी। वो पुलिस से कंफर्म कर रही थी कि हाल ही में जो क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था वो सच में उनके एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। यंग ने पूछा कि क्या उनियो ने ही वो बैग का सामान खरीदा था। उनियो ने बात दोहराई, पलटकर सीधे कॉन्ग से बोली। उसने अनाउंस किया कि डिटेक्टिव ने वो प्रोविजंस रिकवर कर लिए हैं जो उसने कल आग देखते हुए मिसप्लेस कर दिए थे। यंग ने समझाया कि वो आइटम व्यूइंग के दौरान भूल गया था और उनियो ने मजाक में कहा कि लॉ एनफोर्समेंट तो ऐसे एब्सेंट माइंडेड लोगों को भी ट्रेस कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना रिट्रीव्ड फूड स्टफ्स वापस मिलने पर ग्रैटिट्यूड जाहिर किया। यंग ने पेमेंट मेथड दिखाया और रिक्वेस्ट की कि अगर कॉन्ग को पिछले दिन की अकरेंसेस के बारे में कोई पर्टिनेंट डेटा मिले तो वो कांटेक्ट करे। उनियो ने हाँ भरी और फेयरवेल कहा। कॉन्ग ने धीरे से कहा कि मर्डरर को एप्रीहेंड करने के लिए डिटेक्टिव का कोऑपरेशन जरूरी था। उसने सोचा कि क्या वो उस ऑफिसर को फिर से लोकेट कर पाएगा। एआई ने साफ किया कि डिटेक्टिव की आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, इसलिए डायरेक्ट एंगेजमेंट सेफ है। उनियो ने पूछा कि क्या उसे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस है। उसने कहा कि वो उसके पास रहना चाहती है। कॉन्ग ने हाँ कहा, जिनके दिए हुए कमांड को फॉलो करते हुए। उनियो ने फिर प्रपोज किया कि वो दोनों दिन भर कोलैबोरेट करें, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बोला कि उसे बाहर अनअवॉइडेबल टास्क्स हैं। लड़की थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में दिखी, फिर बोली कि वो एक्सेप्शनली एनिग्मेटिक इंसान है। सोल पुलिस प्रीसिंक्ट में इन्वेस्टिगेशंस डिवीजन के अंदर यंग ने ऑब्जर्व किया कि वही वो पर्सन था जिसका रिट्रीव्ड पैकेज था, जिसे प्रोटैगनिस्ट ने वेरीफाई किया। डिटेक्टिव ने हल्का फुल्का रिमार्क किया, सजेस्ट किया कि सिर्फ मिसप्लेस्ड आर्टिकल लौटाने के लिए इतना ट्रबल लेना अननेसेसरी था। खान ने कहा कि ये उसके विजिट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, जिस पर ऑफिसर कंफ्यूज हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसका बिलीफ है कि पिछले दिन की इवेंट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि अटेम्प्टेड होमिसाइड थी। यंग ने रिप्लाई किया कि रिकॉर्डेड डेथ के चलते ये तो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंक्वायरी है, लेकिन खान ने इंसिस्ट किया कि फाउल प्ले की प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है। इन्वेस्टिगेटर ने सपोर्टिंग एविडेंस मांगा। नोट किया कि अनट्रेन्ड सिटीजन की स्पेकुलेटिव कंजेक्चर हमेशा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में हिंडर करती है। कॉन्ग ने अपना प्राइमरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया। जब वो रोप असेंड कर रहा था तो उसने रूम के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं की। डिटेक्टिव ये स्टेटमेंट सुनकर प्रोफाउंडली स्टन्ड हो गया और उसने इस बात को वाइडली रिपोर्टेड इवेंट से कनेक्ट किया। ये उसे रियलाइज हुआ कि कॉन्ग ही फुटेज वाला रोप मास्टर था। उसने एंग्रीली पूछा कि उसने ये वाइटल इंफॉर्मेशन पहले क्यों विदहेल्ड की थी। कॉन्ग ने सिंपली रिस्पॉन्स दिया कि ये इंफॉर्मेशन सोलिसिट नहीं की गई थी। यंग ने उस फीट को समराइज किया, डिस्क्राइब किया कि उसने स्पाइडरमैन की तरह स्ट्रक्चर स्केल किया और रोप यूज करके एक इंडिविजुअल को गल्फ के अक्रॉस फेरी किया। डिटेक्टिव ने एक नोटपैड निकलवाया और उसे उसके सस्पेशन ऑफ होमिसाइड का फाउंडेशन दोबारा थर्ली री एक्सप्लेन करने को कहा। मेजर क्राइम्स डिपार्टमेंट के अंदर यंग ने उस क्रूशियल डिटेल को रिव्यू किया। इंटेंस कंबशन होने के बावजूद भी अफेक्टेड चेंबर में मूवमेंट की एब्सोल्यूट लैक थी। विक्टिम या तो फ्लेम स्टार्ट होने से पहले डिसीज्ड हो चुका होगा या फिर अल्कोहल या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के सिवियर इंटॉक्सिकेशन से इनकैपेसिटेटेड होगा। थस डिटेक्टिव ने कंक्लूड किया कि किसी ने प्रायर मर्डर को ऑब्स्क्योर करने के लिए जानबूझकर स्ट्रक्चर को इग्नाइट किया। खान ने इस डिडक्शन को वैलिडेट किया, नोट किया कि उसने क्लाइम के दौरान दूसरे इनहैबिटेंट्स को बिल्डिंग से एस्केप करते हुए देखा था। एक पास के इंडिविजुअल ने इंक्वायर किया कि क्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया गया है। यंग ने कंफर्म किया कि उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। नोट किया कि ऑटोप्सीज टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो ब्लेज की एक्सट्रीम इंटेंसिटी की वजह से और भी मुश्किल हो जाती हैं। एक दूसरी औरत ने कम एविडेंस पर कमेंट किया, सिर्फ एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उस एरिया में कोई सर्वेलेंस कैमरा भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तुरंत परपेट्रेटर्स का कॉम्पोजिट स्केच बनाना जरूरी है। खान जी के करीब झुका और धीरे से पूछा, क्या रोबोट को पिछले दिन देखे गए चेहरों की विजुअल रिकॉल याद है? जी ने हाँ कहा। उसने बताया कि सारा विजुअल डेटा स्टोर किया गया है। प्रोटैगनिस्ट के सामने तुरंत एक वीडियो डिस्प्ले प्रोजेक्ट हुआ, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने बताया कि उसने पिछले दिन 4 लोगों को बिल्डिंग साइट की तरफ जाते हुए देखा था। पहला आदमी बाहर निकल रहा था, उसके दाएं हाथ में मोबाइल था और बाएं हाथ में रिस्लेट। फोन का प्रोटेक्टर ग्रे था और आदमी की शर्ट सफेद थी। इतना डिटेल सुनकर यंग बहुत इंप्रेस हुआ। प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए सोचा कि डिस्क्रिप्शन उसके सामने ही बोला जा रहा है। फिर उसने दूसरे और तीसरे लोगों का डिटेल देना शुरू किया।
यंग ने पूछा कि क्या रोबोट कॉम्पोजिट पोर्ट्रेट बनाने में मदद कर सकता है। उसने जोर दिया कि ये काम अभी तुरंत करना होगा, कहीं मेमोरी खराब ना हो जाए। लेकिन उनका रेगुलर फॉरेंसिक्स के आर्टिस्ट अभी अवेलेबल नहीं था। वो लोग उसके आने का इंतजार कर सकते थे अगर जरूरी होता। के बीच में आया। उसने कहा कि वो स्केचिंग खुद ही कर लेगा। उसने सोचा कि उसकी ड्राइंग स्किल ठीक है, हालांकि उसने अंदर ही अंदर गी की एबिलिटी को बेहतर माना। प्रोटैगनिस्ट ने अपना लिखने का इंस्ट्रूमेंट तैयार किया और उसे कागज पर रखा। उसने गी से रिक्वेस्ट की कि वो तीनों सस्पेक्ट्स को अलग करे, उन्हें उसके विजुअल फील्ड में प्रोजेक्ट करे और फोकस थोड़ा बढ़ा दे। देखने वालों ने नोटिस किया कि प्रोटैगनिस्ट अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा था। उन्हें उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। खान ने कहा कि वो हर इंसान को डिपिक्ट करने के लिए तैयार है। उसने तेजी से शीट पर स्केच बनाना शुरू किया और कुछ ही मिनट्स में पूरा कर लिया। उसने सारे डिटेल्स कंपाइल किए और अनाउंस किया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। जब उसने वो फिनिश्ड स्केच दूसरों को दिखाया तो वो सब शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि क्या प्रोटैगनिस्ट उनका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने वो शीट को गोला बनाकर फेंक दिया। उसने कहा कि उसने तो बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था। स्केचिंग करते वक्त प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर सोच रहा था कि जीएन को ये काम करना चाहिए, लेकिन रोबोट ने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ टेम्परेरी मोशन को कंट्रोल कर सकता है। सफ़ेद शर्ट पहने हुए डिटेक्टिव ने चैलेंज किया कि क्या खान में सच में आर्टिस्टिक स्किल की कमी है। यंग ने अपनी अनजानपंती मान ली। उसने जोर दिया कि फॉरेंसिक आर्टिस्ट को तुरंत बुलाना चाहिए। अचानक एक चमकदार जैसे कोई रोशनी प्रोटैगनिस्ट की सीट से आती हुई महसूस हुई। दोनों ऑफिसर्स घूम गए और तेजी से कॉन्ग के पास आए। वो डेवलपिंग स्केच देखकर हैरान थे। प्रोटैगनिस्ट के हाथ बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे थे। पूरी तरह दंग रहकर उन्होंने उसे रुकने को कहा, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये स्पीड तो लॉजिक के खिलाफ है। उन्होंने प्रोटैगनिस्ट की तुलना एक मशीन, एक सच्चे प्रोडिजी से की और तुरंत पूछा कि क्या फाइन आर्ट ही उसका प्राइमरी प्रोफेशन है। खान ने दोहराया कि आग लगने से पहले सिर्फ 3 लोग उस जगह से निकले थे। इससे यह साबित होता है कि उनमें से कोई एक गुनहगार होगा, अगर ये मान लिया जाए कि आर्सेनिस्ट भाग गया था। कमांडिंग ऑफिसर ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी, ये अनाउंस करते हुए कि वो लोग तुरंत आइडेंटिटीज वेरीफाई करेंगे और इस मामले की पूरी जांच शुरू करेंगे। अगली दोपहर इंटरनेट कैफे में प्रोटैगनिस्ट ने एक और परफेक्ट खाना बनाकर अपनी खाना बनाने की एबिलिटी दिखाई। यूनियो चिल्ला उठी कि खान का मालाटांग बहुत शानदार है और उनके साथी भी सहमत थे, उसकी तारीफ करते हुए कि वो बहुत अच्छा और एक्सेप्शनली वेल प्रिपेयर्ड है। हल्के बालों वाली औरत ने मेंशन किया कि उसने सुना है आर्यन के घर पर लगी आग किसी आर्सेनिस्ट ने जानबूझकर लगाई थी। सुमून बीच में बोला कि गुनहगार तो पहले ही पकड़ा जा चुका है और अथॉरिटीज को उसके पास नशीले पदार्थ मिले हैं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि कितनी जल्दी ये मामला सॉल्व हो गया। उसने नोट किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। ये जल्दी सक्सेस पूरी तरह से जीएन की कैपेबिलिटीज के कारण मिला। खाने के टेबल के आसपास हो रहे शोर के बीच कॉन्ग ने अपना मोबाइल निकाला। उसने डिटेक्टिव यंग की इनकमिंग कॉल उठाई। डिटेक्टिव ने गुनहगार को पकड़ने में मदद करने के लिए के का बहुत धन्यवाद किया। यंग ने समझाया कि कॉम्पोजिट स्केचेस में दिखाए गए 2 इंसान तो लोकल रेजिडेंट थे, लेकिन तीसरा बाहर का था। कोइंसिडेंस से उसके दोस्त ही वो डिसीज्ड विक्टिम्स थे। आग लगने की असली वजह अभी भी इंक्वायरी मांगती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पेक्ट के कपड़ों में इलिसिट सब्सटेंसेस मिले थे। सबसे ज्यादा मानने वाली थियरी ये थी कि वो आदमी ड्रग्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पेमेंट लेने आया था और जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसने अपने क्लाइंट को मार डाला। ड्रग सेलर को ट्रेस करने से वो सीधा एक्टर नाजुन जीएन तक पहुंचे, जिसके कारण पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी गड़बड़ी मच गई। खान ने ऑब्जर्व किया कि सिचुएशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यंग ने दुख जताया कि उनकी छुट्टी की आशा टूट गई लगती है। फिर भी उसने कंफर्म किया कि के स्केच ने इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेज कर दिया था और पूछा कि क्या के स्केच को पब्लिक रिलीज करने की परमिशन देगा। प्रोटैगनिस्ट मान गया, बशर्ते कि उसकी पर्सनल डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहें। डिटेक्टिव यंग ने तुरंत उसे एक जेन्युइन हीरो बताया। कॉन्ग ने जोर दिया कि वो तो बस अपना प्रोफेशनल काम कर रहा था। उसके दोस्त पास आए, डायलॉग सुनने की कोशिश करते हुए। उन्होंने पूछा कि उनके बड़े भाई ने डिटेक्टिव पार्क के लिए क्या बनाया है। कॉन्ग ने उसे सिर्फ एक मामूली डूडलिंग बताकर टाल दिया। आर्यम ने जवाब दिया कि अगर उसने अपने काम की एनोनिमिटी मांगी है तो उसकी ड्राइंग जरूर बहुत खराब होगी। अचानक कंप्यूटर स्टेशन एरिया से शोर होने लगा। कुछ कस्टमर जोर जोर से बहस कर रहे थे क्योंकि फर्श पर रामेन गिर गया था, जिसकी वजह से उनका करंट गेमिंग सेशन छूट गया था।
यूनियो ने रिमार्क किया कि ये बार बार होने वाली घटना एक बार फिर हो गई है और सॉन हुआ ने डिक्लेयर किया कि लेटेस्ट हायर की जिम्मेदारी है सफाई करना। एरियम ने अंदर ही अंदर कैलकुलेट किया कि क्योंकि वो गिरे हुए नूडल्स साफ कर रही थी तो वो मैनेजर से सप्लीमेंट्री पेमेंट मांग सकती है, लेकिन वो एक मेल कस्टमर से जोर से टकरा गई जिसके नतीजे में दोनों फर्श कर गिर गए। उस यंग औरत ने तुरंत माफी मांगी और जेंटलमैन का हालचाल पूछा। तब उसे एहसास हुआ कि वो दर्द से अपनी कलाई पकड़े हुए था। उसने उसे ज्यादा होशियार रहने की सलाह दी, ये सजेस्ट करते हुए कि हो सकता है उसकी हड्डी टूट गई हो। एरियम रोने लगी, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करने को कहा, जबकि कॉन्ग ने स्केप्टिकली पूछा कि क्या सच में इंजरी है। जियान ने हाथ के मूवमेंट को असेस किया, ये बताते हुए कि फ्रैक्चर होना सच में पॉसिबल है। चोट को ठीक से चेक करने के लिए उसे उस एरिया को पैल्पेट करके देखना पड़ेगा और आदमी का रिएक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। घटनों के बल बैठा उसने उस जगह को छूने की परमिशन मांगी, जो कस्टमर ने तुरंत दे दी। उसने पहचान लिया कि वो ओनर है। छूते ही वो आदमी दर्द से जोर से कराहा। जियान ने लिगामेंट्स और आर्टिकुलेशंस को चेक किया और ये तय किया कि कलाई सिर्फ स्प्रेन हुई है। प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म किया कि हड्डी ठीक है और दर्द कम करने के लिए एक खास मसाज करने की ऑफर दी। सुंग हुआन ने अपने बड़े भाई की एक्सेप्शनल मसाज स्किल्स पर रिमार्क किया, जिसके कारण ओनेओ ने मजाक में कहा कि वो जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाएगी ताकि उसे ट्रीटमेंट मिले। जियान ने एडवाइस दी कि रिकवरी में पूरा एक दिन 24 घंटे लगेगा और उसने जोर दिया कि स्ट्रेन ना पड़े ताकि प्रॉब्लम बढ़े नहीं। चोट खाए आदमी ने अपनी तुरंत की नौकरी पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि उसे अगले दिन कांगवान में अपने मोबाइल फूड कंसेशन के साथ एक जॉब केटर करना था। एक अर्जेंट फिल्म प्रोडक्शन चल रही थी और उन्होंने खास तौर पर उसके ट्रक की रिक्वेस्ट की थी। अरियाम ने अपनी मदद ऑफर की। उसने पूछा कि क्या उसे खाना बनाने की स्किल है, तो उसने माना कि उसे सिर्फ पैकेज्ड इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है। उसने आह भरी जवाब दिया कि इमरजेंसी चाहे कितनी भी हो, वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं दे सकता और उसे सच में स्किल्ड शेफ चाहिए। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ मदद मांगने वाली नजर से देखा। जियान ने तुरंत एनालाइज किया कि एक्सेप्ट करना ही क्लियर और लॉजिकल चॉइस है। कॉन्ग ने मना करने की कोशिश की। उसने अपनी एग्जिस्टिंग वर्क ऑब्लिगेशंस का हवाला दिया, लेकिन फूड ट्रक ओनर ने उसकी मदद के लिए 3 लाख वॉन की पेमेंट ऑफर की। ये राशि सुनकर प्रोटैगनिस्ट रुक गया। उसने अपने नए टेम्पररी एम्प्लॉयर के हाथ पर थपकी दी। आदमी ने व्यक्त किया कि ये उसका सौभाग्य है कि के उसकी मदद करने के लिए मान गया। उसने समझाया कि इंटरनेट कैफे अपने बहुत ज्यादा मजेदार मेन्यू के लिए फेमस हो गया था, इसी वजह से वो पहली बार यहाँ आया था। खाना इतना इम्प्रेसिव था कि वो रोज का रेगुलर बन गया था, सिर्फ खाने से ही कुछ टेक्निक सीखने की आशा में। उसने ये भी जोड़ा कि अगर कॉन्ग उसके साथ फूड ट्रक में चलेगा तो उसे खास कुलिनरी एडवाइस लेने में खुशी होगी। प्रोटैगनिस्ट ने सिचुएशन पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक के स्पेसिफिक जियोग्राफिक जोन का मैप नहीं बनाया था और ये वक्त ठीक था कि वो शिफ्ट करे और अलग रीजन्स एक्सप्लोर करे। शी ने कंफर्म किया कि इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज को टेम्पररी कुकिंग असाइनमेंट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगली सुबह जल्दी कंसेशन व्हीकल हाईवे पर स्मूथली ट्रैवल कर रहा था। आदमी ने मिस्टर कॉन्ग की एक्सीलेंट ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ की। उसने कहा कि उसने इतना स्टडी और प्रैक्टिस्ड हाथ स्टीयरिंग व्हील पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कमिटमेंट दी कि वो श्योर करेगा कि एक्टर्स उस दिन एक डिलाइटफुल मील से पूरी तरह इंप्रेस होंगे। उसने एड के लिए दोबारा अप्रिसिएशन व्यक्त किया। फिर उस आदमी ने पिछले दिन हुए मैसिव मीडिया स्कैंडल का जिक्र किया, जो एक एक्टर के बारे में था जिसे इल्लीगल नारकोटिक्स के साथ पकड़ा गया था। कोइंसिडेंस से उनकी डेस्टिनेशन वही लोकेशन थी। अपकमिंग फिल्म लगभग 7 दिन में रिलीज होने वाली थी। कॉन्ग ने पूछा कि क्या लॉन्च शेड्यूल को फॉलो करना पॉसिबल होगा। मालिक ने रिलीज डेट रखने की बात को मना कर दिया। उनका कहना था कि जिसमें नशा करने वाला एक्टर हो वो मूवी कोई नहीं देखेगा, इसीलिए वो लोग अभी पूरी प्रोडक्शन को दोबारा शूट कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा सेट हिल चुका था। उसने काम के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन बताया कि सेट पर माहौल बहुत गर्म था। वो लोग जल्दबाजी में वो सब सीन दोबारा शूट कर रहे थे जिसमें वो बुरा एक्टर था। खान ने पूछा कि स्टूडियो डेब्यू को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता। आदमी ने अजीब बात समझाई। उन्होंने बहुत सारे थिएटर्स पहले से बुक कर लिए थे और अगर अब लेट किया तो वो स्लॉट्स हाथ से निकल जाते। उसने आखिर में कहा कि क्योंकि ये डायरेक्टर सांता मिन है, जो कोरिया के सबसे बड़े रोमांस फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं, तो सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। तामिन ने बची हुई सिगरेट खत्म की और कहा कि पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है। उसने दोबारा बताया कि वो इस सब से बहुत गुस्सा था।
बहुत दुखी लगते हुए उसके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने पूछा कि क्या रीशूट्स जरूरी हैं? तामिन ने जोर देकर जवाब दिया कि वक्त खत्म हो चुका है, उनके पास इस तबाही को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने इस हालत का जिम्मेदार उस घटिया नशे के पैकेट को ठहराया। पूरी क्रू को सुनाई दे इसके लिए जोर से चिल्लाते हुए उसने कसम खाई कि अगर वो कभी उस एक्टर से मिला तो उसे जान से मार देगा। फिर एक जवान लड़की पास आई और बताया कि फूड ट्रक तैयार है। उसके असिस्टेंट ने डायरेक्टर को खाने के लिए थोड़ा ब्रेक लेने और शांत होने का सुझाव दिया और याद दिलाया कि प्रोडक्शन टीम भी थक चुकी है। तामिन गुस्से से फट पड़ा और पूछा कि क्या असिस्टेंट को सच में लगता है कि वो इस वक्त खाना खा सकता है। उसने धमकी दी कि अगर मूवी फ्लॉप हुई तो वो बर्बाद हो जाएगा और खाना देने वालों को जाने का हुक्म दिया। फिर भी जब उसने थोड़ा चक्कर देखा तो वो रुक गया और पूछा कि स्वाद इतना जबरदस्त क्यों है। उसने ये भी सोचा कि क्या उसकी भूख अभी तुरंत गायब हो गई है। असिस्टेंट ने कहा कि स्वाद पर विश्वास नहीं हो रहा, जिस पर डायरेक्टर ने मजाक में पूछा कि क्या उन्होंने खाने में नशा मिला दिया है। तामिन ने तुरंत उससे इस बारे में बात बंद करने को कहा। असिस्टेंट ने समझाया कि जो हमेशा खाना बनाता है उसकी कलाई में चोट लग गई थी, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे शेफ की मदद ली जो पक्का बहुत स्किल्ड है। उसने ये भी कहा कि पहाड़ी जगह बहुत खूबसूरत है और डायरेक्टर सुन को नए विचार रखने और स्ट्रेस कम करने की सलाह दी। उसने आखिर में सोचते हुए कहा, अच्छा हुआ कि बाकी कास्ट मेंबर्स पर कोई और स्कैंडल नहीं आया। लेकिन माहौल तब टूट गया जब अचानक एक आवाज ने जोर से चिल्लाया, तामिन, और बताया कि एक और हादसा हो गया है। दोनों आदमी घूम गए, इतनी सारी मुसीबतों की लड़ी देखकर हैरान थे। शिनूना ने बताया कि शूट के दौरान स्टंट परफॉर्मर के एंकल में चोट लग गई है। एक चीज जमीन पर गिरी जब क्रू मेंबर्स उस गिरे हुए आदमी की तरफ दौड़े। स्टंटमैन ने डायरेक्टर से बहुत माफी मांगी, मानते हुए कि उसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। डायरेक्टर ने तुरंत किसी को 119 को फोन करने को कहा और जल्दबाजी में पूछा कि क्या यहाँ कोई है जो इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दे सकता है। जब उसे लगा कि कोई गवाह नहीं है, उसने मान लिया कि समस्या हल हो गई है और दुनिया से अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की। उसी वक्त फूड ट्रक चला रहे शेफ ने कहा कि लगता है फिल्म पर कोई जिंक्स है और उसने पूछा कि क्या कॉन्ग ये सब ठीक कर सकता है, खासकर जब उसने पहले कलाई की चोट ठीक की थी। मेन कैरेक्टर को उस आदमी के टखने की मोच की शिद्दत पर शक होने लगा। वो स्टंट परफॉर्मर की तरफ गया और चोट को देखने के लिए कहा। कॉन्ग ने साफ किया कि वो तुरंत फर्स्ट एड तो देगा, लेकिन चोट लगे आदमी को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। डायरेक्टर तामिन इस जरूरत पर सहमत हो गया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने क्रू मेंबर ऊन्हा को बुलाया, जिससे वो जवान औरत हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या वो उसके लिए कंप्रेशन बैंडेज ला सकती है। तामिन ने उससे वो चीज जल्दी से लाने की जिद की। लड़की मान गई, चली गई और सोच रही थी कि उसने उसके लिए कौन सा नाम यूज किया था, क्योंकि शिनूना तो असल में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। बैंडेज मिलने पर प्रोटैगनिस्ट ने शुक्रिया कहा। इस हरकत की वजह से लड़की मुंह फुलाकर एक कोने में चली गई। इलाज खत्म होने के बाद जियान ने हैरानी जाहिर की। उसने कहा कि चोट लगे एक्टर को गहरी एंकल स्प्रेन आई थी, फिर भी जितना सोचा था उससे कम थी। उन्होंने एक्टर का हाल पूछा। स्टंट परफॉर्मर ने तस्दीक की वो बेहतर था। उसने समझाया कि पहले दर्द बहुत तेज था, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी हड्डियां ठीक जगह पर हैं और वो चल सकता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट ने बीच में टोकते हुए कहा कि फिल्मिंग दोबारा शुरू करना अभी भी मुमकिन नहीं है। हालांकि टेम्पररी इलाज हो चुका था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने तक चलना मुश्किल होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हैरान था। उसने सुझाव दिया कि इस सीन के लिए बस एक रिप्लेसमेंट स्टंटमैन बुला लो। तामिन ने इस बात को काट दिया, पूछा कि वो किम यू चान की बॉडी और चेहरे से मिलता जुलता डबल कहां से खोजेंगे और फिर उसे इस दूर पहाड़ी जगह पर कैसे लाएंगे। उसने जोर दिया कि जब तक कोई रिप्लेसमेंट आएगा तब तक प्रोडक्शन रिलीज डेडलाइन छोड़ चुकी होगी और उनका दिवाला निकल जाएगा। किम यू चान ने खुद एक्शन सीक्वेंसेस करने का ऑफर दिया। डायरेक्टर ने तुरंत इस बात को मना कर दिया, कहा कि स्टार बहुत नाजुक है, अगर उसके एंकल में चोट लग गई तो पूरा काम खराब हो जाएगा और फिल्म रुक जाएगी। उसने सोचा कि शायद मास्क और सनग्लासेस पहने हुए उसके चेहरे के क्लोजअप शूट करना एक ठीक रास्ता हो सकता है। डायरेक्टर ने बेचैनी से सोचा कि क्या भगवान इस दर्द को कम कर सकते हैं और कहा कि वो डबल या ट्रिपल पेमेंट देने को तैयार है। कॉन्ग ने बीच में टोकते हुए चेतावनी दी, भगवान द्वारा चुना हुआ इंसान अभी आया है। उसने जल्दी से जोड़ा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन उनसे कहा कि वो सोचे कि क्या प्रोटैगनिस्ट ये कर सकता है। उन्होंने सख्ती से इस बात को मना कर दिया, कहा कि उनकी मजबूरी कुछ भी हो, प्रोटैगनिस्ट को यूज करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक आम बिजनेस ओनर है। तामिन ने सबको चुप कराया और ध्यान लगाने के लिए शांति मांगी। सोचने पर उसने मान लिया कि प्रोटैगनिस्ट किम यू चान से थोड़ा बहुत मिलता तो है। तामिन ने पूछा कि क्या उस आदमी में कोई फिजिकल टैलेंट है। प्रोटैगनिस्ट ने हाँ में जवाब दिया।
डायरेक्टर ने उस पर जोर डाला कि वो थोड़ी मदद करे, ये समझाते हुए कि हल्का मेकअप और सीजीआई से बाकी कमी ठीक हो जाएगी। उसने साफ साफ इस काम के लिए ट्रिपल सैलरी का जिक्र किया और फिर तुरंत फिल्मिंग शुरू करने का हुक्म दिया। उन्हा और असिस्टेंट दोनों ने मन ही मन मान लिया कि अब उनकी किस्मत बन चुकी है। जो सीक्वेंस अभी शूट हो रहा था उसमें किम यू चान लीड मेल रोल में सपोर्टिंग एक्ट्रेस शिन उन्हा को बचा रहा था। क्योंकि पहला विलन स्क्रिप्ट का राइटर था जो नशा करता था, इसलिए वो पूरा फुटेज दोबारा शूट कर रहे थे। डायरेक्टर ने प्रोटैगनिस्ट को ध्यान देने और थोड़ी सी रिहर्सल के लिए एक्टर के साथ रुकने का निर्देश दिया, क्योंकि वो खुद बाहर सिगरेट पीने जा रहा था। किम यू चान ने प्रोटैगनिस्ट को दिखाया, उसे इस पॉइंट पर एक आर्म स्विंग, फिर चिन पर मारने और घुटने से किक करने को कहा। खान ने चिंता जाहिर की, पूछा कि क्या सब मूवमेंट्स पहले से तय होने की वजह से अजीब नहीं लगेंगे। सपोर्टिंग एक्टर्स मान गए कि ये सही है, लेकिन जोर दिया कि कोरियोग्राफी बहुत आसान है। जियान ने सुझाव दिया कि वो प्लान किए हुए फिल्मिंग तरीके को छोड़ दें। उसने बताया कि उसके पास ट्रेनिंग मैनुअल से डेवलप की हुई प्रैक्टिकल मूवमेंट एक्सपर्टीज है। उसने प्रस्ताव दिया कि 3 एंटागनिस्ट्स उस पर ऐसे हमला करें जैसे वो लड़ाई सच्ची हो। उसने उन्हें सलाह दी कि वो उसे सच में लड़ने की कोशिश करें और वादा किया कि वो कैमरा के लिए बेहतर ऑथेंटिसिटी देने के लिए सही तरह से रिएक्ट करेगा। उन्होंने सुना कि उसने कहा था कि फिल्म की सफलता उन पर और उनके परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। उसने मन ही मन में हंसी उड़ाई, सोच रही थी कि वो सिनेमाटोग्राफी के बारे में क्या एक्सपर्टीज होने का दावा कर सकता है। उसे लग रहा था कि वो बकवास कर रहा है। कॉन्ग डायरेक्टर तामिन के पास गया, ये पूछने के लिए कि क्या पूरे सीक्वेंस को बिना कट्स के लगातार शूट करना पॉसिबल होगा। उसका इरादा था कि वो सीधे एक्शन में जाए, जिससे बहुत वक्त बच जाएगा। तामिन ने जवाब दिया कि अगर एक सिंगल टेक में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। कॉन्ग ने डायरेक्टर से उस पर विश्वास करने की दरख्वास्त की और इस क्षमता का क्रेडिट ट्रिपल पेमेंट के इंसेंटिव को दिया। फिर उसने साफ चेतावनी दी कि वो सीन को बिना रुके करेगा। तामिन को झटका लगा, फिर भी वो हल्का सा हिचकिचाता हुआ मुस्कुराया। उसने अपनी डायरेक्टर की इंट्यूशन से महसूस किया कि ये आदमी विश्वास के लायक है। जैसे ही कैमरा चालू हुए, उन्हें चिल्ला उठी, मदद के लिए पुकारते हुए। सीन के एंटागनिस्ट्स आगे बढ़े, ये घोषणा करते हुए कि वो उसे सताएंगे और मांगेंगे कि वो अपने पास जो कुछ भी है सब उन्हें दे दे। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक दरवाजे पर किक मारा और वो खुल गया और तुरंत चालाकी से इधर उधर कूदने लगा। विलेंस ने मन ही मन में सोचा कि ये घुसपैठिया उन्हें कैसे मिल गया। एंटागनिस्ट्स ने थोड़ी देर के लिए खुद को याद दिलाया कि भले ही प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें सच्चाई से हमला करने को कहा हो, फिर भी उन्हें स्क्रिप्टेड फाइट का ढोंग बनाए रखना था। एक्टर्स में से एक सीधा उसकी तरफ दौड़ा। जियान ने घोषणा की वो प्रोटैगनिस्ट को वर्बली गाइड करेगा कि उसे कहां बचना है। उसने पहले से ही पंचिस का इशारा किया, प्रोटैगनिस्ट को लेफ्ट में जाने की सलाह दी, जिसके नतीजे में हमला सफलतापूर्वक टल गया। दूसरा एंटागनिस्ट पास आया और कॉन्ग उसी वक्त राइट की तरफ सरक गया। उसका फिजिकल रिस्पॉन्स वर्बल गाइडेंस से पहले आया। जियान ने निर्देश दिया कि ठीक इसी वक्त उसे अच्छे कैमरा एंगल के लिए दुश्मन का कॉलर पकड़ लेना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत कॉलर पकड़ा, जिससे विलन चौंक गया और उसने रियलाइज किया कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। कॉन्ग ने उस आदमी को ऊपर उठाया और तुरंत ढेर सारे बॉडी ब्लोज दिए। फिर वो हुडेड विलन की तरफ बढ़ा। वो डरा हुआ आदमी डर से चीखा, रिक्वेस्ट कर रहा था कि कॉन्ग स्क्रिप्ट फॉलो करे। तब कॉन्ग ने पूरी ताकत से विलन के सर पर मारा। आखिरी एंटागनिस्ट सोचने लगा कि क्या ये वायलेंस स्क्रीन प्ले का पार्ट था। वो सोच रहा था कि डायरेक्टर ने कट क्यों नहीं बोला। उसे लगा कि हद पार हो गई है। चीखते हुए इस विलन ने आगे बढ़कर एक पंच मारने की कोशिश की, जिसे प्रोटैगनिस्ट ने आसानी से एवेट कर लिया। उसने तुरंत एक सिटअप मनोवर किया, अपना अच्छा एब्डोमेन दिखाते हुए विलन के सर पर मारा और तुरंत एक ऊपर की तरफ किक मारी। प्रोटैगनिस्ट ने एक बटन पकड़ा और आखिरी चोट दी। डायरेक्टर टे मिन, उसकी असिस्टेंट उन्हा, किम यू चान और बाकी विलन्स बिल्कुल हैरान खड़े थे। वहां मौजूद हर इंसान ने प्रोटैगनिस्ट को पागल, डिरेंज्ड मेनियाक मान लिया। फिर प्रोटैगनिस्ट उन्हा की तरफ गया, बोलते हुए कि वो उसे बचाने रेस्क्यू आया है। लड़की हिचकिचाई, हकलाते हुए पूछा कि क्या वो उसे जिंदा रहने देगा, क्योंकि ये डायलॉग उसकी स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्लैपर बोर्ड से टेक खत्म कर दिया। उसने गुस्से में ऑब्जेक्शन किया, बोला कि उसने प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ स्ट्राइक सिम्युलेट करने को कहा था, असल में वायलेंस करने को नहीं। उसने कहा कि इसके बाद सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। टे मिन खुद को डांटने लगा, ये सोचकर कि फिल्मिंग चालू रखना उसकी गलती थी। वो अपने फैसले पर सवाल उठा रहा था।
और उसने सोचा कि उसे ये सब रोक देना चाहिए था। तभी एक विलन खड़ा हुआ और उसने प्रोटैगनिस्ट को मिस्टर नागौन कहकर पुकारा। तमिन उस आदमी के इतनी जल्दी ठीक होने पर पूरी तरह हैरान रह गया। एंटैगनिस्ट्स ने पूछा कि उसने कौन सा तरीका यूज किया, हैरानी जताते हुए कि चोट लगने के बावजूद उन्हें दर्द नहीं हुआ। उन्होंने माना कि वो सच में डर गए थे क्योंकि हिट्स बिल्कुल असली लग रहे थे और उन्होंने उसकी टेक्निक समझने को कहा। टेमिन कंफ्यूज हो गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो लोग कह रहे थे कि उन्हें असल में चोट नहीं लगी। तभी असिस्टेंट ने कॉन्ग को चिल्लाया, उसे ये पूछते हुए कि उसने एक्टिंग की जगह सच में क्यों मारा और उसने जो चोटें दी हैं उसके लिए जवाब मांगा। लेकिन तीनों विलन्स ने एक साथ बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। असिस्टेंट ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कंफर्मेशन मांगा कि क्या वो बिल्कुल पक्का है। एक विलन ने जवाब दिया कि ये कैसे हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पक्की बात ये थी कि इम्पैक्ट बिल्कुल कुशन लगा। एक जोर से मारने की जगह ऐसा लगा जैसे वो स्मूथ तरीके से डिस्प्लेस हो गए। असिस्टेंट ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने इस बात को सही बताया और अच्छे से समझाया। ये एक्शन बिल्कुल ऐसा था जैसे क्लिफ स्कीइंग करते हुए साइडवे स्लाइड किया जाता है। असिस्टेंट ने एक्टर किम की तरफ देखा जिसे गले पर चोट लगी थी और हवा में फेंक दिया गया था और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। किम ने जवाब दिया कि उसे फिजिकली चोट नहीं लगी, उसने बस अपनी गर्दन को ऐसे घुमा लिया कि चोट से बच गया। उसने कंफर्म किया कि उसे सबसे ज्यादा सिर्फ हैरानी हुई थी। असिस्टेंट ने जोर दिया कि उसके कैमरे में मारपीट का क्लियर विजुअल एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, फिर भी एक्टर्स को कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा है। तभी डायरेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि आज के लिए फिल्मिंग बंद। तमिन हंसा। उसने बताया कि वो अंजाम के बारे में पहले से जानता था, इसलिए उसने फिल्मिंग बिना रोके चलने दी। उसने उन्हें जल्दी से रिकॉर्डेड फुटेज चेक करने को कहा ताकि देखें कि वो ठीक से कैप्चर हुआ है या नहीं। कुछ देर बाद क्रू ने कंफर्म किया कि रिजल्ट्स उम्मीद से ज्यादा अच्छे थे, यहां तक कि जब कॉलर पकड़ा गया था वो एक्सप्रेशन भी फ्लॉलेस था। किम यू चान ने कहा कि एक्शन बिल्कुल फ्लॉलेसली रिकॉर्ड हुआ था, जैसा कि डायरेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। तभी एक दूसरे क्रू मेंबर ने इस बात को काटा, बोला कि उनकी तारीफ गलत है। उसने आर्ग्यू किया कि एक्टर मन ही मन में हर कैमरे की पोजीशन कैलकुलेट कर रहा था और उसके हिसाब से अपने मूवमेंट्स एडजस्ट कर रहा था। उन्होंने बस लेंस से उसे फॉलो किया, इसलिए शुरू से एंड तक एंगल्स फ्लॉलेस आए। किम यू चान हैरान था ये जानकर कि प्रोटैगनिस्ट ने शुरू से एंड तक हर एक कैमरे की पोजीशनिंग का ध्यान रखा था। कॉन्ग घूम गया। उसने पूछा कि क्या उसका काम अब खत्म हो गया। डायरेक्टर ने कंफर्म किया, वो बहुत इम्प्रेस था। उसने कहा कि कॉन्ग के काम की वजह से फुटेज एक अच्छी हॉलीवुड एक्शन फीचर जैसा लग रहा है। कॉन्ग ने संतुष्टि जताई कि आउटपुट सफल रहा। तमिन ने आदेश दिया कि सबको कॉन्ग से सीखना चाहिए और अगले सीन के लिए रेडी होना चाहिए। फिर उसने चेक किया कि चुल ठीक है या नहीं। वेटरन एक्टर ने प्रोटैगनिस्ट की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की, पूछा कि वो कौन सी टैलेंट एजेंसी से है। प्रोटैगनिस्ट ने बस जवाब दिया कि वो फूड ट्रक इंडस्ट्री से आता है। उन्हा चिढ़ गई, सोचने लगी कि क्या यूचान पागल है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मुश्किल से एक्टिंग कहलाएगी। उसने सोचा कि कैमरे के लिए तो ओपोनेंट्स को सच में चोट नहीं लगेगी, फिर भी कोई भी देख सकता था कि उसने कितनी जोर से मारा। लग रहा था कि वो दर्द से रोने वाले हैं। उसने अनुमान लगाया कि अगर स्क्रीन प्ले में उसे मारने को कहा गया होता तो कॉन्ग उसे बिना सोचे समझे मार देता। प्रोटैगनिस्ट उसके पास से गुजरा और हाथ हिला दिया। उन्होंने सवाल किया कि वो उसे क्यों घूर रहा है। उसे शक हुआ कि कहीं उसके पास उसके मन की बातें पढ़ने की एबिलिटी तो नहीं है। अचानक जियान ने क्रू का ध्यान खींच बताया कि उसने पास की दीवार से अजीब आवाज आते हुए सुनी है। प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर की तरफ देखा। जियान ने रिपोर्ट किया कि समस्या की जगह पता चल गई है और कुछ ही देर में मलबा डेब्री गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटेगा, टुकड़े सीधे एक्टर्स की तरफ आएंगे। कॉन्ग ने पहचान लिया कि यह अचानक होने वाला कोलैप्स है। कोलैप्स 5 सेकंड में होने वाला था, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट ने मूव करना शुरू कर दिया। यूचान को उसके कपड़ों से पकड़कर कॉन्ग ने उसे जबरदस्ती एक तरफ फेंक दिया। वो हैरान एक्टर अचानक हुए इस बदलाव पर सवाल करता है। घबराई हुई उन्होंने जरूरी वक्त देखा, सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। वो जल्दी से मदद मांगती है जब मेन कैरेक्टर उसे उठाता है और एक पोल पकड़कर आगे बढ़ता है। जैसे ही काउंटडाउन 1 सेकंड पर पहुंचा, स्टूडियो का आगे वाला हिस्सा गिरना शुरू हो गया, जिससे क्रू में इस क्राइसिस को लेकर कंफ्यूजन हो गया। कॉन्ग ने अपने इंप्लीमेंट का यूज आते हुए मलबे को रोकने के लिए किया। रोते हुए उन्होंने अपनी मां और सेफ्टी के लिए जोर से पुकारा। मन ही मन में लीड फिगर ने उसे चुप रहने को कहा और अपने डिफेंसिव स्ट्राइक्स जारी रखे। गिन ने एक सख्त अलर्ट दिया। जैसे ही धुआं कम होने लगा, पूरी बिल्डिंग पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर का खतरा था। तमिन मैन और बाकी कास्ट मेंबर्स पूरी तरह दंग रह गए। उन्होंने चिंता से शिनुन्हा की सुरक्षा मांगी, उसे कंफर्म करने को कहा कि वो ठीक है।
मेन कैरेक्टर के गले में बेहोश पड़ी वो जवान औरत धीरे धीरे होश में आई और तुरंत बचाव के लिए चीखने लगी। कॉन्ग ने लड़की के बचने की कंफर्मेशन दी, पूछा कि क्या वो बहुत डर गई थी। वो बार बार चीखी, गुस्से में कि उसने अभी अभी यूचान को फेंका था और अब उससे भी फेंकने का इरादा रखता है। कॉन्ग ने जल्दी से उसे ठीक किया, समझाया कि स्ट्रक्चर गिरने की वजह से तुरंत रेस्क्यू जरूरी था, जानबूझकर असॉल्ट करना नहीं। जगह पर हुए बड़े डैमेज को देखते हुए लड़की ने जोर से सोचा कि कौन सा बड़ा हादसा हुआ है। कॉन्ग ने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे पता नहीं, बोला कि गलती कंस्ट्रक्शन में होगी। उन्होंने उसे देखा, उसने रियलाइज किया कि उसने असल में उसे और यूचान दोनों को स्टील रॉड से बचाया था। खान ने फिर पूछा कि अब जब उसने सिनारियो समझ लिया है तो क्या वो खड़ी हो सकती है। अचानक फेंकी जाने पर उसने गुस्से में उसकी हिम्मत पर सवाल किया। यूचान पास आया, माना कि उसे शुरू में लगा था कि कॉन्ग की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है जिस वजह से उसने इतनी जोर से फेंका। मेन कैरेक्टर ने इस इल्जाम को गलत बताया और यूचान के ठीक होने की कंफर्मेशन दी। एक्टर ने उसे यकीन दिलाया कि थ्रो की हार्शनेस के बावजूद उसे कोई इंजरी नहीं आई। डायरेक्टर ने फिर दौड़कर आया, वहां मौजूद सब लोगों की हालत पूछी। यूचान ने बताया कि कॉन्ग ने तुरंत उसे रेस्क्यू किया था। अपना जवाब देने से पहले उन्होंने लीड को घूरा, उसे देखा कि वो मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसने बोला कि सब ठीक है और मन ही मन में डिसाइड किया कि हो सकता है उसका कैरेक्टर बुरा ना हो। तामिन ने शुक्रिया कहा, बताया कि वो लोग डिजास्टर के कितने करीब थे। उसने सोचा कि अगर वो स्ट्रक्चरल मेटल किसी भी कास्ट मेंबर को लगता तो अंजाम जानलेवा हो सकता था। इसके अलावा अगर किसी परफॉर्मर को जल्दी में किए गए कंस्ट्रक्शन की वजह से चोट लगती, खासकर जब बैंड मटेरियल्स को लेकर पहले से स्कैंडल चल रहा था, तो उनका फिल्म प्रोजेक्ट पूरी तरह कैटास्ट्रोफी में चला जाता। इसलिए कॉन्ग सच में उनका अनएक्सपेक्टेड चैंपियन था। असिस्टेंट ने तामिन को बुलाया, जोर देते हुए कि सेट को ठीक करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर ने तुरंत चिंता जताई, पूछा कि क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से यह गारंटी मिलेगी कि दोबारा कोलैप्स नहीं होगा। एक कैमरामैन बीच में बोला, दावा किया कि उन्होंने पूरे इवेंट को परफेक्टली डॉक्यूमेंट कर लिया है। तामिन और असिस्टेंट दोनों ने इस बात की इंपॉर्टेंस पूछी। कैमरामैन ने साफ किया कि वो बैक स्टेज लगातार रिकॉर्ड कर रहा था और उसने पूरा सीक्वेंस कैप्चर कर लिया। उसने इसे किस्मत की बात माना। फुटेज में दिखाया गया कि कॉन्ग उन्हा को अपनी पीठ पर सुरक्षित करके दौड़ रहा था और साथ ही साथ उसे बचाने के लिए स्ट्रक्चरल बीम्स को हटा रहा था। प्लेबैक देखते हुए सब देखने वाले डिसबिलीव में आ गए। तामिन हैरान होकर पूछता है कि फुटेज कैप्चर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी, जिससे इसके सोर्स पर कंफ्यूजन हो गया। बहुत जोर से सेलिब्रेशन होने लगी। ये सीन एक हाई बजट हॉलीवुड प्रोडक्शन जैसा लग रहा था, एक अनप्लान्ड सिनेमैटिक जीनियस का पल। तामिन ने कहा कि ये फुटेज एक जबरदस्त सेंसेशन बनेगी, ये एक आइकॉनिक मोमेंट की शुरुआत है। असिस्टेंट ने सॉरी बोला कि वो एक्साइटमेंट कम कर रहा है, लेकिन बताया कि ये सेगमेंट इतना जरूरी है कि इसे फेंक नहीं सकते, पर यह जानबूझकर नहीं किया गया था, ये एक गलती थी, स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस नहीं। उसने इस बात का डर जताया कि अगर पब्लिक को पता चला कि ये एक एक्सीडेंट था तो क्या होगा। तामिन मान गया कि ये बात खुलने पर पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि किसी को चोट नहीं लगी, वो इस इवेंट को फिल्म के प्रमोशन के लिए जबरदस्ती यूज कर सकते हैं और उन्हें यकीन था कि उनकी लीगल टीम बाद में होने वाली सब कंट्रोवर्सीज को संभाल लेगी। असिस्टेंट ने खास चिंता बताई कि क्या हो अगर कॉन्ग, जिसके ऊपर फुटेज बनी है, उसके यूज पर ऐतराज करे। तामिन दौड़कर अपने बेनिफैक्टर के पास गया, उसका नाम चिल्लाते हुए। उसने हाल ही में आए खतरे के बारे में बात की, शुरुआत में कास्ट को बचाने के लिए दिल से शुक्रिया किया। जियन ने दिमाग में रिकॉर्ड किया कि आम लोगों की जान बचाना उसकी जरूरी ड्यूटीज में शामिल था। कॉन्ग ने नम्रता से जवाब दिया कि उसने सिर्फ वो किया जो उस वक्त जरूरी था। तैमिन ने फिर खास तौर पर रेस्क्यू सीक्वेंस के बारे में पूछा, बताया कि वो गलती से रिकॉर्ड हो गया और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसने उसे फीचर फिल्म में शामिल करने का प्रपोज किया। उसने डील को और अच्छा बनाने के लिए अंत में उसे स्क्रीन क्रेडिट ऑफर किया। जियन को चिंता थी कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से मिशन खतरे में पड़ जाएगा। डायरेक्टर ने जब और ज्यादा मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन पैसा देने का ऑफर किया तो उसकी चिंता कम हो गई। आखिर में कॉन्ग ने प्रोडक्शन में अपनी तस्वीर यूज करने की परमिशन दे दी। पुनः का मैनेजर उसके पास आया, पहले उसको परेशान देखकर चिंतित था। उसने कंफर्म किया कि वो ठीक है। कॉन्ग की तरफ देखते हुए उसकी पीठ पर एक निशान देखकर उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। कॉन्ग ने बात टाल दी, कहा कि यह निशान सिर्फ उसके कपड़ों के पतले होने की वजह से है।
उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब वो लगभग स्टील बीम से बुरी तरह जख्मी होने वाली थी तो इस आदमी ने सबको बिना किसी चोट के बचा लिया। ये बहुत कमाल की बात थी। शर्माते हुए उसने मेन कैरेक्टर को धन्यवाद बोला। कॉन्ग ने फिर से कहा कि वो तो बस अपना प्रोफेशनल काम कर रहा था। एक्ट्रेस ने विरोध किया, उसे तेजी से याद दिलाया कि वो एक परफॉर्मर है, प्रोडक्शन स्टाफ का हिस्सा नहीं। मेन कैरेक्टर मान गया कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था, उसने केटरिंग गाड़ी में वापस जाने का इरादा जाहिर किया। तैमिन सहमत हुआ, एक बार फिर धन्यवाद किया, ट्रुक के खाने की तारीफ की और कहा कि कॉन्ग कम उम्र का है, फिर भी उसमें बहुत स्किल है। उन्होंने उसकी आम काम की जगह के बारे में पूछा। असिस्टेंट ने बताया कि कॉन्ग आमतौर पर एक वेब कैफे में काम करता है। लड़की ने सोचा कि क्या अब दिन खत्म हो गया है तो वो मदद करना बंद कर देगा। तैमिन ने तुरंत कहा कि वो आगे के फिल्मिंग डेज के लिए कॉन्ग की सर्विसेज लेना चाहता है। उसने दावा किया कि अगर ये आदमी इन्वॉल्व रहा तो ये प्रोजेक्ट पक्का डेफिनेटिव एक्शन मूवी बन जाएगा। उन्होंने गुस्से से डायरेक्टर को याद दिलाया कि उनका प्रोजेक्ट रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, एक्शन फीचर नहीं। तैमिन ने जॉनर की पाबंदी को जरूरी नहीं समझा। उसने तर्क दिया कि अगर वो सारी करंट फुटेज हटा दें और उसकी जगह एक्शन सीक्वेंसेस डाल दें तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। असिस्टेंट ने ध्यान दिया कि उनके पास वक्त की बहुत कमी है और सुझाव दिया कि जल्दी से एक प्रोफेशनल स्टंट डबल को काम पर रखा जाए। तैमिन ने इतने फालतू खर्चे की बेकारी पर सवाल उठाया, जबकि कॉन्ग ने रियल टाइम मूवमेंट एनालिसिस दिखा दिया था। असिस्टेंट मान गया। तैमिन ने जोर दिया कि वक्त उनकी सबसे कीमती चीज है और किसी में भी कॉन्ग जैसी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं है। और तो और परफॉर्मेंस परमिट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉन्ग किम यूचान की पहले की कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा अच्छा था। असिस्टेंट वापस खाने के टॉपिक पर आया, याद दिलाया कि कॉन्ग तो बस टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट शेफ था, क्योंकि असली कुक को चोट लगी थी। तैमिन ने जोर देकर कहा कि आगे की बातचीत जरूरी नहीं है और खुद इस सिचुएशन को मैनेज करने का वादा किया। वो तेजी से दौड़ा, कॉन्ग को काम शुरू करने के लिए बुलाते हुए। असिस्टेंट यहीं रहकर सोचने लगा कि आखिर में फिनिश्ड फिल्म की क्वालिटी कैसी बनेगी। बाहर खड़े होकर लीड फिगर ने कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि एक ठीक ठाक स्ट्रक्चर अचानक शूटिंग के बीच में, जहां परफॉर्मेंस थे, टूट गया। उसने इस घटना को सस्पिशियस बताया। जियान ने विजुअल मैट्रिक्स को प्रोसेस किया और निष्कर्ष निकाला कि यह तबाही शायद फेल होने से पहले जानबूझकर की गई इम्पेयरमेंट का नतीजा थी। कॉन्ग इस बात से सहमत हुआ। उसने अनुमान लगाया कि शुरुआत में ही कोई सैबोटाज किया गया होगा। जियान ने इशारा किया कि श्रैपनल की डायरेक्शन जुन्हा पर थी, जिससे लगता है कि कोई राइवल उसे हटाना चाहता होगा, या शायद टारगेट खुद प्रोडक्शन ही था जिसे फेल करना था। तैमिन दौड़ता हुआ आया, प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ा, जल्दी से एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की रिक्वेस्ट की और अपनी फिल्म को बचाने की भीख मांगी। डायरेक्टर ने फिल्म की मुश्किल हालात के बारे में बताया। जियान ने लोकेशन की टोपोग्राफी का एनालिसिस किया, देखा कि वो उसके स्टोर्ड डेटा से बिल्कुल मैच करती है, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू बहुत कम थी। खान ने कहा कि उसे सोल में काम करना जरूरी है, इसलिए इस जगह पर रुकना अब इम्पॉसिबल है। तैमिन ने तुरंत अनाउंस किया कि अगले दिन से सारी शूटिंग की लोकेशन सोल शिफ्ट कर दी जाएगी। खान ने अपनी दूसरी प्रोफेशनल ड्यूटीज पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने उसे बीच में ही रोका, भरोसा दिलाया कि उसे सिर्फ एक्टिव शूटिंग शेड्यूल के दौरान ही आना होगा। उसने अच्छी कॉम्पनसेशन देने का वादा किया, ये मानते हुए कि प्रोडक्शन कंपनी अब खर्च बचाने की हालत में नहीं थी। जियान की सलाह पर टर्म्स एक्सेप्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट मान गया, लेकिन पहले स्क्रीन प्ले रिव्यू करने का मौका मांगा। इस तरह यह बिजनेस अरेंजमेंट फाइनल हो गया। सैंटेमिन, जिसका जोश प्रोफेशनल सेटबैक्स की वजह से खत्म हो गया था, अब उसमें नया जोश आ गया। कॉन्ग के आने से उसकी डायरेक्टोरियल प्रोग्रेस बढ़ गई। टूटे हुए सेट पर आगे की सारी शूटिंग छोड़ने की जरूरत होने के बावजूद सबसे अच्छा नतीजा सामने आना शुरू हो गया। कास्ट और क्रू ने अपना सुबह का शेड्यूल पूरा किया। दोपहर तक कॉन्ग की मौजूदगी ने एक आरामदायक और ऑप्टिमिस्टिक एटमॉस्फेयर बना दिया था। एक गाड़ी तय किए गए ड्रिफ्टिंग लोकेशन के पास आई। मैनेजर किम, टिचो एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधि, स्टूडियो की तरफ दौड़ा, डायरेक्टर सैंटेमिन को जोर से बुलाते हुए। उसने पागलपन में डायरेक्टर से प्रोजेक्ट रेस्क्यू करने की विनती की, कहा कि अगर मूवी को इस हालत में रिलीज किया तो करियर बर्बाद हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बहुत बुरा होगा और सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। किम ने जोर दिया कि प्लान रिलीज को पोस्टपोन करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी फर्म ने पहले ही ज्यादा थिएट्रिकल स्क्रीन सिक्योर करने के लिए काफी एसेट्स लगा दिए थे। तैमिन ने शांति से उसे फेथ रखने को कहा, हर मुश्किल को हल करने का वादा किया। किम ने जवाब दिया, उसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना बंद करने और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक एक्यूरेट प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का हुक्म दिया।
डायरेक्टर ने जवाब दिया कि उसकी करंट स्ट्रैटेजी फिल्म की कैटेगरी को फंडामेंटली ऑल्टर करना है। इफेक्टिव इमीडिएटली मूवी को एक्शन इन्फ्यूज्ड रोमांटिक कॉमेडी के रूप में रीडिफाइन किया जाएगा। मैनेजर ने पूछा कि क्या तामिन पागल हो गया है। बताया कि रीशूट्स और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इसलिए जॉनरा शिफ्ट करना अनफीजिबल है। तामिन शांत रहा। उसने किम को भरोसा दिलाया कि वो चेंजेस कर रहे हैं और डिनर मीटिंग में इसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। लेकिन उनकी बातचीत तब टूट गई जब तीसरे आदमी ने जोर से दरवाजा खोला। डायरेक्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी, गुस्से में इंट्रूडर की आइडेंटिटी पूछी और बीच शूट में दरवाजा लात मार के खोलने की अब्सर्डिटी पर तनकीद की, जिससे हर जगह धूल फैल गई। मैनेजर किम उस आदमी के आते ही डर से उछल पड़ा, तुरंत अपने सुपीरियर को गहरा झुककर नमस्ते किया और एक्नॉलेज किया कि उसे यहां देखकर वो हैरान है। नए आए आदमी ने बगल में देखा। तामिन ने तुरंत उसे टिचो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ली टू के रूप में पहचान लिया। प्रेसिडेंट आगे बढ़ा, कहा कि वो सेट पर आना पसंद नहीं करता, डरता है कि इससे प्रोडक्शन में इनकन्वीनियंस होगी। फिर भी स्टूडियो में हाल ही में हुए एक्सीडेंट की वजह से उसका इमीडिएट पर्सनल प्रेजेंस जरूरी हो गया था। मैनेजर ने दावा किया कि इंसिडेंट चलते काम में बस एक छोटी सी लैप्स थी। प्रेसिडेंट ली टू ने तेजी से जवाब दिया कि एरर प्रिवेंशन किम के डिपार्टमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसने डिमांड की कि किम कब तक उस डैमनेबल एडिक्ट को सपोर्ट करता रहेगा। उसी पल एक छोटी लड़की फिल्मिंग एरिया में दौड़ कर आई। बेटी ने अपने पिता से पूछा कि क्या उसे गुस्सा आ रहा है कि वो ली मी टिजो की बेटी है और एक प्रोफेशनल चाइल्ड एक्ट्रेस है। मिजी ने समझाया कि वो उसके पीछे आई क्योंकि उसने उसकी हॉस्टाइल एलिवेटेड टोन सुनी थी। टिजो ने तुरंत सफाई दी कि वो गुस्से में नहीं था, लेकिन आसपास के शोर की वजह से उसे जोर से बोलना पड़ा था। डायरेक्टर उस यंग परफॉर्मर के पास आता है और वो लड़की उससे प्यार से ग्रीट करती है। तायो फिर एक कंक्लूसिव आंसर मांगता है। क्या डायरेक्टर को कॉन्फिडेंट है कि वो सारी प्रिंसिपल शूटिंग और एडिटिंग 7 दिन के अंदर फाइनलाइज कर देगा? वो इस कैपेबिलिटी को कंफर्म करता है, प्रॉमिस करता है कि आउटकम इनिशियल प्लान से सुपीरियर होगा। प्रेसिडेंट बोलता है कि एक वेटरन चुंगीरो डायरेक्टर से ऐसी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तामिन कॉन्ग का नाम बताता है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटिंग कैपेबिलिटीज और एक्शन सीन एक्सपर्टीज के बारे में बताता है, जो हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स को टक्कर देती हैं और फिल्म को रेस्क्यू करने के लिए एसेंशियल है। प्रेसिडेंट अग्री करता है कि अगर डायरेक्टर इतनी तारीफ कर रहा है तो वो इंडिविजुअल बहुत इंप्रेसिव होगा। उसने नोट किया कि उसका रिक्रूटमेंट रश लगता है। फैसिलिटी से बाहर निकलते हुए तिम उस आदमी की करंट लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, द फूड ट्रक। लाइट प्रेसिडेंट के चेहरे पर पड़ती है जब वो प्रोटैगनिस्ट को देखता है, जो मास्क पहने हुए होने के बावजूद बड़ी महारत से चावल के एक फ्लॉलेस बर्तन को फ्लिप कर रहा था। तायो को पता चलता है कि इस फ्राइड राइस का मास्टर नकांगिन है, जो मार्शल आर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी है। तामिन ये बात पक्की करता है। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि वो खाना क्यों बना रहा है, पर डायरेक्टर बस इतना बताता है कि उस आदमी ने गाड़ी को बहुत दूर से लाया है। प्रेसिडेंट ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो समझते हैं कि डायरेक्टर तामिन ने सारी मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्शन इसको दे दी, यहाँ तक कि किम यूचांग के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी इसको लीड बना दिया, और पूछते हैं कि क्या ये मजाक है। इतनी बड़ी इमरजेंसी में क्या प्लान था कि वो किसी एमेचर पर भरोसा करेंगे बचाने के लिए? तामिन प्रेसिडेंट की सोच पर सवाल उठाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्योंकि मूवी पहले ही शापित है, उन्हें लगता है कि डायरेक्टर सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर इस इल्जाम से बना करता है और कहता है कि रिजल्ट सब बता देंगे। तायो घोषणा करता है कि प्रोडक्शन के सारे पैसे तुरंत दे दिए जाएं, एक पैसा भी ना बचे। डायरेक्टर उसके पीछे भागता है, ये पैसों का ऑर्डर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तायो उसको बाईपास करके मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि सारी रिसीप्ट्स जमा करो और हर डिटेल को अच्छे से देखो। मोबाइल किचन के पास मी बोलती है कि खाना कितना स्वादिष्ट है और स्नैक का नाम पूछती है। खान बताता है कि ये एक मिक्स है। छोटी लड़की अजीब नाम की शिकायत करती है, पर मानती है कि स्वाद कमाल का है। प्रोटैगनिस्ट उसको भरोसा देता है कि क्रू के लिए बहुत ज्यादा बनाया गया है, इसीलिए वो जितना चाहे खा सकती है। मैंजी दुख से कहती है कि वो ज्यादा नहीं खा सकती, उसकी माँ ने वजन बांधने की चेतावनी दी है। कॉन्ग मजाक में कहता है कि थोड़ा सा वजन बढ़ जाए तो चलता है। वो तुरंत मना करती है, इस बात पर जोर देती है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के नाते उसकी अपीयरेंस अच्छी रहनी चाहिए। वो कहती है कि अगर कोई चाइल्ड एक्टर भी अपना रोल सही से करे तो वो मेन कैरेक्टर बन सकती है, जिसे कॉन्ग सही मानता है। वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि बाद में और स्नैक्स बनाना, लेकिन वो यंग आदमी जवाब देता है कि वो चाहेगा, पर अगला फिल्मिंग लोकेशन सोल है और फूड ट्रक उनके साथ नहीं जाएगा। मजी प्रपोज करती है कि अभी कुछ लेकर अपने पापा की गाड़ी में छुपा देगी बाद में खाने के लिए। खान एक और ऑप्शन देता है, वो कभी कभी इंटरनेट कैफे आ सकती है और वो उसके लिए थोड़ा सा बना देगा। लड़की अपना सेलफोन निकालती है, एक्साइटेड होकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है बाद में बात करने के लिए, और कंफर्म करती है कि वो उसे स्नैक गाय के नाम से सेव करेगी। कॉन्ग मंजूर करता है। असिस्टेंट प्रेसिडेंट जो की तरफ दौड़ता है, उनका ध्यान चाहता है। वो बताता है कि डायरेक्टर तामीन बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट है, जो मुश्किल से ही आउटकम्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब से अकोंग फूड ट्रक से आया है, तामीन बहुत खुश दिख रहा है। ये एक बड़ा इशारा है। चो फुटेज रिव्यू करने के लिए मान जाता है। कंप्यूटर के पास आते ही, रिकॉर्डेड सीन शुरू होते ही चो घबरा जाता है।
वो रुकने का कमांड देता है, पूछता है कि सीजीआई इफेक्ट्स कब डाले गए और किस कोरियोग्राफी स्पेशलिस्ट को इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्शन स्टेज करने के लिए हायर किया गया। तामीन जवाब देता है कि वक्त की कमी की वजह से सीजीआई इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ये रॉ स्टैंडर्ड फुटेज है और ये काम अकेले नहीं किया गया। एक्टर ने हर कैमरा एंगल को प्रिसाइजली कैलकुलेट किया और सीमलेस कैप्चर के लिए अपने मूवमेंट्स को एडजस्ट किया। तैजो को यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि एक अनट्रेन्ड आदमी जो फूड ट्रक से आया है वो ये सब एक ही अनइंटरप्टेड टेक में कैसे फिल्म कर सकता है और लाइट प्लेसमेंट का भी ध्यान कैसे रख सकता है। डायरेक्टर इस सफलता की पुष्टि करता है, कहता है कि जब सेट स्ट्रक्चर फेल हो गया तब कॉन्ग फेल नहीं हुआ। उसने एक मुश्किल क्राइसिस के वक्त प्रोजेक्ट को बचा लिया। चो माफी मांगता है, मानता है कि उसने डायरेक्टर सून से जो पहले कहा था उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। वो गलतफहमी का अफसोस करता है। तैमीन उससे भरोसा देता है कि वो समझता है। वो खुद मानता है कि अगर विजुअल एविडेंस नहीं होता तो वो भी इस आइडिया को बेवकूफ़ी समझता। दोनों तय करते हैं कि वो केटरिंग प्रोफेशनल को धन्यवाद देने जाएंगे। खान स्नैक्स का एक नया बैच तैयार करता है। जो उसके पास आता है और ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट इशारा करता है कि वो बस काम कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट साफ करते हैं कि वो स्नैक्स के लिए नहीं आए। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रेसिडेंट ली चो ऑफ द टीचो इन्वेस्टमेंट ग्रुप, और कहते हैं कि वो फिल्म बचाने के लिए खुद पर्सनली थैंक करने आए हैं। खान जवाब देता है कि वो तो बस अपना काम कर रहा था और उसकी मेन मोटिवेशन तो पैसे थी। प्रेसिडेंट उसकी मार्शल प्रोविस की तारीफ करते हैं और फूड आइटम के बारे में पूछते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे स्वीट पॉपकॉर्न बताता है और सैंपल लेने के लिए कहता है। चो सोचता है कि उसने मिलिट्री सर्विस के दौरान ये स्नैक कई बार खाया और पसंद नहीं किया, लेकिन मिस्टर कॉन्ग को धन्यवाद देने के लिए एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो चखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो जोर से बोलता है कि फ्लेवर कमाल का है, जैसे कोई जादुई पैनकेक हो। उसको पूरा यकीन है कि उसकी बेटी को ये बहुत पसंद आएगा। कॉन्ग बताता है कि मिंजी पहले ही कुछ खाने आई थी। प्रेसिडेंट उम्मीद करते हैं कि उसकी बेटी ने उसे सही से धन्यवाद दिया होगा। फिर मिंजी को स्नैक्स के लिए बुलाते हैं। वो वहां नहीं मिलती। हैरान होकर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। कॉन्ग घबरा जाता है। जी दी एआई से माई की लोकेशन पूछता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि वो सर्वेलेंस लॉग्स में उसे लोकेट नहीं कर पा रहा। शायद वो बिल्डिंग के अंदर हो, लेकिन ये कंफर्म करता है कि माई उसके आसपास नहीं है। यंग आदमी का फोन बजता है। ये छोटी लड़की का कॉल है। वो आंसर करता है। प्रेसिडेंट तुरंत पूछते हैं कि उसके पास उनकी बेटी का नंबर कैसे आया। कॉन्ग समझाता है कि एक्सचेंज अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। वो ग्रीटिंग से जवाब देता है, पर उसका डिमीनर तुरंत बदल जाता है। चो पास आता है, मिस्टर नोंगिन को एड्रेस करता है, पूछता है कि वो इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट आसपास देखना जारी रखता है। वो जी से पूछता है कि मिंजी का फोन ड्रॉप होके टूटने की आवाज क्यों आई, पर रोबोट कहता है कि आवाज अजीब थी। वो रिकॉर्डेड ऑडियो को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। फोरेंसिक एनालिसिस प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में जाती है। हवा का मूवमेंट जो बताता है कि कोई हल्की चीज एक बाहरी लेयर के अंदर बंद है। साथ में रीइंफोर्स प्लास्टिक के मेटल के खिलाफ दबने की आवाज जो एक बंद जगह से गूंज रही है। खान दिमाग में ये क्यूज रिपीट करता है, डिड्यूस करता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस का मतलब ऑटोमोबाइल है, गाड़ी। कहीं और कुछ आदमी इस बेवकूफ़ी पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी को किडनैप करके उसके पास सेलफोन कैसे छोड़ दिया। साथ ही कहता है कि उसे पता नहीं, अबडक्शन जल्दी में किया गया था, इसीलिए ठीक होगा। बॉस टूटे हुए डिवाइस पर शक करता है, साइलेंट अलार्म्स या कॉल अटेम्प्ट्स के बारे में चिंता करता है। वो पूछता है कि उसने किसको कांटेक्ट किया और आदमी जवाब देता है, किसी को जिसको स्नैक गाय कहते हैं। फिर भी बॉस हुक्म देता है कि उन्हें चुपचाप गाड़ी छोड़नी होगी और पकड़े जाने से पहले यहां से निकलना होगा। टूजो मिस्टर नोंगिन को आवाज देता है, पूछता है कि क्या हुआ है। जब से उस आदमी को उसकी बेटी का कॉल आया है वो चुप और गंभीर हो गया है, जिससे प्रेसिडेंट बहुत घबरा जाते हैं। जियन का एनालिसिस कंफर्म करता है कि इंडिविजुअल रेस्क्यू मोड एक्टिवेट हो गया है। कॉन्ग को मी का खास सैचल जमीन पर पड़ा दिखता है और स्नैक के टुकड़े बिखरे हुए हैं। ट्रैकिंग डेटा एक काली सिडान की तरफ इशारा करता है जो लॉट के आखिरी कोने में पार्क है। खान तेजी से उस तरफ देखता है और दौड़ना शुरू करता है। प्रेसिडेंट उसका नाम चिल्लाते हैं और जब वो छोड़ दिए गए बैकपैक को पहचानते हैं तो चुप हो जाते हैं। वो उसको अपनी बेटी का पहचानते हैं और घबराहट में अपना सर उठाते हैं। बैंडिट्स का ड्राइवर चौंक जाता है। फिर वो अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि कोई बहुत तेजी से पास आ रहा है। लीडर चिल्लाता है कि ड्राइवर पागल बेवकूफ है जो इतनी शांति से रिपोर्ट कर रहा है और उसे तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने का ऑर्डर देता है। गाड़ी चलती है। जीएन कंफर्म करता है कि उन्होंने हॉस्टाइल सब्जेक्ट्स का सामना किया है और एजेंट को डिटेक्ट कर लिया गया है।
कॉन्ग इस बात की पुष्टि करता है कि वो समझ गया है। एआई सजेस्ट करता है कि वो मेटल प्लेट वेहिकुलर एंगेजमेंट के लिए अच्छा गियर है और उसे यूज करने की सलाह देता है। कॉन्ग प्लेट को पकड़ता है, अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे जमीन से उखाड़ देता है और फिर जितना तेज हो सके दौड़ता है। किडनैपर्स कहते हैं कि वो आदमी उनका पीछा पैदल कर रहा है। उनका लीडर सवाल करता है कि कोई आदमी दौड़कर गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या वो होश में है। हालांकि वो मानता है कि कभी कभी इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। वो दोबारा कहता है कि गाड़ी की स्पीड और बढ़ानी होगी। मी पीछे मुड़ती है, स्नैक गाय अपने पापा और अपनी माँ के बारे में सोचती है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि वो बर्बाद हो गए हैं। बॉस इस बात को डिसमिस करता है, कहता है कि पीछा करने वाला शायद थक कर गिर गया होगा और उसे इग्नोर करना चाहिए, उन्हें बस चलते रहना है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट जमीन से खुद को लॉन्च करता है अपनी सुपर ह्यूमन वेलोसिटी का इस्तेमाल करके। चीफ किडनैपर हवा में इस डिस्प्ले को देखकर बोलने की हालत में नहीं रहता। खान सिडान की छत पर जोर से लैंड करता है, जिससे अंदर बैठे सभी डर जाते हैं। वो प्लेट को बहुत स्किल से घुमाता है और उसे गाड़ी के बीच में गहरा घुसा देता है, जिससे किडनैपर्स चीफ मुड़ते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ और ये पागल आदमी उन तक कैसे पहुंच गया। बॉस ड्राइवर को आगे बढ़ते रहने और उस पागल को जल्दी से नीचे फेंकने का ऑर्डर देता है। कॉन्ग जियान को इंस्ट्रक्ट करता है कि गाड़ी रोकने का कोई तरीका बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताती है कि बम्पर को टारगेट करे। कंफर्म करती है कि उस स्पॉट पर वर्टिकल पियर्सिंग तुरंत इंजन को स्टॉल कर देगा। कॉन्ग प्लेट को निकालता है और उसे जोर से पकड़ता है, उसे सीधे इंजन ब्लॉक में घुसा देता है। किडनैपर्स डर के मारे ऊपर देखते हैं, उस आदमी को पागल बताते हैं, जबकि कॉन्ग उन्हें इम्पैसिवली देखता है। बॉस तय करता है कि बचना मुश्किल है और ड्राइवर को तेजी से ब्रेक्स लगाने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे गिरा दे। ड्राइवर तुरंत मान जाता है, प्रोटैगनिस्ट को गाड़ी की छत से फेंक देता है। एमजी चिल्लाती है, स्नैक गाय को खोने से डर जाती है। दूर खड़े लोग शॉक हो जाते हैं। मी और मिस्टर नोंगिन का नाम चिल्लाते हैं। गैंग लीडर प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाता है, उस वायलेंट स्टॉप को सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम का अचानक एक्टिवेशन बताता है। उसने चेताया कि ऐसी बदतमीजी और लापरवाही उसकी जान ले लेगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने एकदम सही एक्रोबैटिक स्टाइल में जंप किया और अच्छे से लैंड हुआ। उसने किडनैपर्स की तरफ देखा जब जियान ने कंफर्म किया कि उसने गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है। चॉफर ने देखा कि आदमी बहुत दूर तक फेंका गया था, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। बॉस ने तुरंत उसे तेज चलाने को कहा और बोला कि प्रोटैगनिस्ट को कुचलकर यहां से भागो। जब गाड़ी हिली भी नहीं तो गुस्से में बॉस ने फेलियर का रीजन पूछा। फिर उसे एहसास हुआ कि ये हिम्मती आदमी शुरू से ही कार के इंजन कंपार्टमेंट को टारगेट कर रहा था। गुस्से में उसने अपने एक आदमी को मारा और जोर से ऑर्डर दिया कि घूरना बंद करो और प्रोटैगनिस्ट को खत्म करो, जबकि बच्ची गाड़ी में उसके पास ही रहेगी। दोनों गुंडे कार से बाहर निकले, कॉन्ग को गाली देते हुए, और पूछा कि वो असल में कौन है। प्रोटैगनिस्ट ने सीधा जवाब दिया कि वो असल में बैटमैन है। उन गुंडों को ये बात समझ नहीं आई। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता रहा, समझाया कि ये नाम कोरिया के बाहर से आया है, और फिर उनमें से एक को जबरदस्त किक मारी। मार की ताकत इतनी थी कि वो आदमी हवा में उड़ता चला गया, जहां वो दर्द से कराहते हुए गिरा। जैसे ही चॉफर पास आया और प्रोटैगनिस्ट गाड़ी की तरफ बढ़ा, चॉफर ने एक चाकू निकाला और कहा कि कॉन्ग इतनी तेजी से मूव किया कि उसे देखना मुश्किल था। कॉन्ग ने उसके जवाब में अपनी हील से उस आदमी की ठुड्डी पर मारा, तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आया और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शीशे से बाहर देखते हुए डरा हुआ बॉस भगवान का नाम लेने लगा। मीजी ने बात करने की कोशिश की, पर उसका मुंह टेप से बंद था। बॉस ने कॉन्ग को चैलेंज किया, पूछा कि क्या वो सोचता है कि उसके पूरे क्रू को इतनी जल्दी हरा देने से वो डर जाएगा। इस बात को इग्नोर करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने खिड़की पर हाथ रखा और मीजी को यकीन दिलाया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे बचाने आया है। छोटी लड़की का चेहरा तुरंत खुश हो गया। फिर कॉन्ग ने किडनैपर को हराने की स्ट्रैटेजी पूछी। जीएन ने दो ऑप्शन दिए, या तो गाड़ी तोड़कर अंदर नेगोशिएशन करो या फिर उस क्रिमिनल को गाड़ी से बाहर आने के लिए मनाओ। प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया कि बॉस को बाहर निकालकर उससे लड़ना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे मीजी को चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा। शियन ने उससे गाड़ी से दूर रहने की सलाह दी ताकि दुश्मन को लगे कि वो सेफ है और वो अपना गार्ड हटा ले। उन्हें गाड़ी और अपने बीच ज्यादा से ज्यादा फासला रखना था, ये सोचते हुए कि दुश्मन तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो खुद को सेफ महसूस ना करे। उसने 15 मीटर्स की दूरी रखने को कहा। अंदर बॉस सोचने लगा, क्या वो खतरा पीछे हट रहा है? क्या इसका मतलब है कि हमला खत्म हो गया?
उसने तुरंत सोचा कि यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो फिर से नजदीक आ जाए। बॉस ने दरवाजा झटके से खोला, दुनिया को गाली देते हुए अपना गुस्सा निकाला, साथ ही एक गाड़ी लाने की डिमांड की और एक चाकू छोटी लड़की के बिल्कुल पास ले गया। उसने साफ मना किया कि पुलिस को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा अगर उन्हें बच्ची की जान प्यारी है। खान ने उस मुजरिम को दिमाग में घिनौना कचरा कहा। त्यो जोर से रोने लगा, अपनी बेटी का नाम चिल्ला रहा था। उसने मैनेजर किम को बोला कि वो जल्दी से वो गाड़ी का इंतजाम करे जैसी हमला करने वाले ने मांगी है। फिर वो उस जगह की तरफ दौड़ा, चिल्लाकर बोला कि वो गाड़ी देने को तैयार है, लेकिन कसम खाई कि अगर मीजी को जरा सी भी चोट लगी तो वो उस क्रिमिनल की 10 पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। बॉस खुश हुआ, गंदी हंसी के साथ एक्सेप्ट किया और त्यो को खुद गाड़ी लाने को कहा, जबकि मैनेजर ने उससे अदब से बात की। बाकी बचे हुए आदमियों ने पुलिस को इन्वॉल्व ना करने के डिसीजन पर सवाल उठाया, लेकिन चुपके से छिपकर कॉल करने का फैसला किया। त्यो एक महंगी अच्छी कार में बैठा अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। पापा तुम्हारे लिए आ रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र रखो। वो दुश्मनों की तरफ गाड़ी चलाने लगा। गियन ने चेताया कि दुश्मन को ट्रांसपोर्ट का साधन देने से उसके बंधक यानी हॉस्टेज के साथ भाग जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कॉन्ग ने कंफर्म किया कि उसे इस खतरे का पता है। चियो गाड़ी से बाहर निकला, बोला कि गाड़ी आ गई है और वो भी आ गया है। दोबारा चेताया कि उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाएं। एमजी चुपचाप रो रही थी, मन ही मन अपने पापा से विनती कर रही थी। किडनैपर ने कंपनी प्रेसिडेंट को हाथ ऊपर उठाने और धीरे से आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वो तेज तेज सांस ले रहा था और चाकू उसकी तरफ ताने हुए था। चियो गाड़ी से दूर चलने लगा। वो किलर आगे बढ़ता रहा, लेकिन प्रेसिडेंट को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गाड़ी की तरफ वापस दौड़ने लगा। जोर से चिल्लाया कि उसका बाप छोटी एमजी को बचाएगा। किडनैपर चीखा कि और आगे मत आओ। कसम खाई कि वो बिना सोचे समझे लड़की को काट देगा। कॉन्ग हैरानी से देख रहा था जब दूर से ही खून का फव्वारा निकला। चियो और एमजी शॉक में थे जब किडनैपर जमीन पर गिर गया। उसका हथियार दूर गिर गया। कॉन्ग को एहसास हुआ कि उसने दूर से ही एक चीज फेंकी थी और उसका निशाना सही लगा था। गी ने पहचाना कि दुश्मन को दूर से किसी चीज से मारा गया है, एक पत्थर। प्रेसिडेंट दौड़कर अपनी बच्ची के पास गया, उसे जोर से गले लगाया और उसके मुंह से टेप उतारी। वो रोने लगी। जैसे ही दिन ढलता गया, स्टाफ सिचुएशन पर बात करने लगा। हमला करने वालों को गहरी चोट लगी थी, रिब टूट गई थी, जबड़ा खराब हो गया था और एक को सर पर चोट लगी थी। सबकी हालत बहुत खराब थी, खासकर उस आदमी की जिसको वो चीज लगी थी। उसकी चोट एक भयानक फ्रैक्चर लग रही थी और उसे तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। चियो बीच में बोला, ये पूछते हुए कि इन क्रिमिनल्स को हॉस्पिटल में पहले क्यों भेज रहे हैं, जैसे कि वो अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। उसने जोर दिया कि उसकी बेटी, जो लगभग शिकार हो चुकी थी, उसे पहले अटेंशन की जरूरत है। एम्प्लॉय ने जवाब दिया कि घायल आदमी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसने बताया कि उसे ठीक होने में 3 हफ्ते लगेंगे। एमजी ने अपने पापा से बात की। फिर उसने पूछा कि क्या स्नैक वाला आदमी जेल जाएगा। उसने कॉन्ग की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसकी वजह से उसे जेल हो सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे तसल्ली दी, कहा कि जैसे उसके पापा ने उसे बचाया वैसे ही वो खुद को भी बचा लेगा। गी ने सलाह दी कि अगर पुलिस से बचने की कोई स्ट्रैटेजी है तो यही सही वक्त है। उसने सोचा कि कॉन्ग जैसा तेज दिमाग वाला आदमी खुद को बचाने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाएगा। उसने कहा हाँ, लेकिन कॉन्ग का ये कहना कि पापा ने तुम्हें बचाया उसके खुद के एक्शंस को उससे कम हीरोइक दिखा रहा था जितना वो थे। चियो ने मिस्टर नरकॉन्ग को चैंपियन घोषित किया, जिसने उसकी बच्ची को आज़ाद कराया। उसने कहा कि अगर वो क्रिमिनल्स मर भी जाते हैं तो भी कॉन्ग का काम सही और निर्दोष था। एक स्टाफ मेंबर ने जोर दिया कि प्रूफ बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट ने आर्ग्यू किया कि उनकी लोकेशन एक दूर की पहाड़ी पर है, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलना इम्पॉसिबल है। अचानक डायरेक्टर तमन टियो के पीछे दिखाई दिया। उसने अनाउंस किया कि उसके पास जरूरी सबूत है। उसने समझाया कि भले ही उसकी फिल्म क्रू रिकॉर्डिंग कर रही थी, पर उसके पास नॉर्मल वीडियो फुटेज से कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। फिर उसने ग्रुप को एक रिकॉर्डिंग दिखाई जिससे एम्प्लॉइज हैरान हो गए, क्योंकि किडनैपर्स के चेहरे साफ साफ रिकॉर्ड हो गए थे। फुटेज ने कंफर्म किया कि तीनों ने सच में बच्ची और मिस्टर नोंगन दोनों को डराया था। स्टाफ मेंबर ने पूछा कि रिकॉर्डिंग कैसे हुई। तमन ने समझाया कि इस जगह पर हर तरफ कैमरा ऑपरेटर्स थे और जब भी कोई इवेंट शुरू होता है तो डिवाइसेस अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि नाकॉन्ग ही सबका बचाने वाला है और वो पूरी तरह निर्दोष है।
जियान ने लंबी सांस ली, ऑफिशियली बच निकलने की क्रिया को खत्म कर दिया। टीओ आगे बढ़ा, जोर देकर बोला कि अगर चीफ किडनैपर को जानलेवा चोट भी लगती है तो भी मिस्टर नोंगन पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। उसने गर्व से कहा कि अगर कोई कॉन्ग पर केस चलाने की कोशिश करता है इस वीडियो प्रूफ के बावजूद भी, तो ये सिर्फ उसके पब्लिक रिलेशन स्टाफ की ताकत दिखाएगा जो अथॉरिटीज को जस्टिफिकेशन से भर देंगे। कॉन्ग जाने लगा, बोला कि अब डिनर का टाइम हो रहा है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो भाग जाएगा। उसके बाद मोबाइल खाने की दुकान पर प्रोटैगनिस्ट चॉकलेट पेस्ट्री बना रहा था। एमजी ने पूछा कि क्या वो बेकर है। कॉन्ग ने जवाब दिया कि भले ही उसकी भूख कम है फिर भी उससे थोड़ा सा जरूर टेस्ट करना चाहिए। जियान ने मिलिट्री स्टाइल में रीजन दिया, खास मिठाइयां दोस्तों का हौसला बढ़ाती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने उसे वो अच्छी चीज टेस्ट करने को इनकरेज किया, कंफर्म किया कि उसका स्वाद बहुत अच्छा है। टीओ ने बोला कि मी पहले बहुत डर गई कि इसलिए उसने कुछ खाया नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या केक उसकी उम्मीद पर खरा उतरा। वो एक स्लाइस के लिए विनती करने लगा, बोला कि ये पहले दी गई कुकीज से भी ज्यादा अच्छा है। प्रेसिडेंट ने रेसिपी पूछी, चाहता था कि वो ये चीज मी के साथ घर पर बना सके, लेकिन फूड ट्रक के खाना बनाने वाले एक्सपर्ट ने कहा कि ये प्रोसेस किसी आम आदमी के लिए बनाना इम्पॉसिबल है। उसने समझाया कि इसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ताकत चाहिए कि चीजों को इतनी तेज रफ्तार से मिलाया और इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इस प्रोसेस को एक कला यानी आर्ट की तरह बताया। प्रेसिडेंट ने सोचा कि क्या कॉन्ग असल में एक